तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। मैं आपको बताना चाहूँगा इस स्टोरी का जो पहला चैप्टर है ना वो थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर हो सकता है। तो आप अगर चाहें तो उसको स्किप करके डायरेक्ट चैप्टर 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं से तो स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। तो चलिए बिना किसी बकचोदी के स्टोरी शुरू करते हैं। ये साल था 21 सोल्सैरियो कैलेंडर के हिसाब से। इस समय ह्यूमैनिटी पे अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था, डीमन किंग की आर्मी के इन्वेजन का। ह्यूमैनिटी लगभग अपनी तबाही के कगार पर ही थी, पर फिर भी उन्होंने किसी तरह एक लास्ट फोर्ट बचा था, ये इसे होल्ड कर रखा था। वो अपनी उम्मीदें नहीं खो रहे थे, पर उनके आगे दिन ब दिन नई चुनौतियां आती जा रही थी। एक नया राक्षस, उससे भी ताकतवर, हर रोज। पर वो किसी तरह फिर भी अपनी फ्रंट लाइन को संभाल के खड़े थे, क्योंकि उनकी मदद कर रहा था एम्पायर का सबसे ग्रेटेस्ट हीलर, जिसका नाम था विल। वो अपने हीलिंग मैजिक की वजह से बहुत सारे सोल्जर्स को अकेले ही हील कर रहा था। सब सोल्जर्स उसे कह रहे थे कि मास्टर आप ये फोर्ट छोड़ के चले जाओ, ये कभी भी गिर सकता है। पर विल कहता है मैं ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसके कॉमरेड्स ने इस फोर्ट को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी कि इतने में एक सोल्जर चिल्लाता हुआ आता है, मास्टर विल, हमारे जनरल की जान खतरे में है, जल्दी से इनका इलाज करो। जनरल की एक हाथ कट चुका था फाइट के दौरान, पर विल अपना हीलिंग मैजिक यूज़ करता है और जनरल का वो हाथ फिर से रीजनरेट कर देता है। सारे सोल्जर्स वहाँ पे तालियां बजा रहे थे कि अब हमारा जनरल आ रहा है तो हमारे पास एक चांस होगा। पर जब जनरल की आंखें खुलती है वो गुस्सा हो जाता है और वो विल के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है तेरे से किसने कहा था मेरा हाथ हील करने को। और जनरल अपनी तलवार निकालता है और विल पे उससे हमला कर देता है, जिससे विल जख्मी हो जाता है। जनरल आगे कहता है तेरे को क्या लगता है हमें मजा आ रहा है फ्रंट लाइंस पे लड़के रोज कभी अपना हाथ कटवा रहे हैं, कभी अपना पैर कटवा रहे हैं, और फिर भी कोई होप नहीं है कि हम उन मॉन्स्टर्स को हरा भी पाएंगे या नहीं। देख आसपास इन सोल्जर्स को, क्या ये और लड़ना चाह रहे हैं? क्या इनमें इतनी ताकत बची भी है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू दुनिया का सबसे ताकतवर हीलर है या नहीं, पर मैं तेरी वजह से बहुत सफर कर चुका हूँ। वैसे भी ह्यूमैनिटी हारने वाली है तो कोई फायदा भी नहीं है लड़के। वो चिल्लाता है पर हीलर्स ऑफेंसिव मैजिक यूज नहीं कर सकते, अगर आप चले गए तो क्या होगा हमारी फ्रंट लाइंस का। जनरल उसकी बात अनसुनी करके जाने लगता है कि तभी वहां पे एक फायर ड्रैगन आता है जो कि अपनी ब्रेथ से पूरी उस जगह को जला देता है और नष्ट कर देता है। उस जनरल के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। विल सोचता है तो अच्छा ये हैं वो मॉन्स्टर्स जिनसे सोल्जर्स लड़ रहे थे फ्रंट लाइन पे। वो सोचता है काश उस दिन मैं हीलिंग एकेडमी की जगह ऑफेंसिव मैजिक एकेडमी में गया होता तो आज मैं ह्यूमैनिटी को अपने हाथों से बचा सकता। काश। वो पत्थर उठाता है, उस ड्रैगन पे मारने की कोशिश करता है, पर वो ड्रैगन उसे खा जाता है। विल अपने आखिरी मोमेंट्स पे यही सोच रहा था कि काश मैं उस दिन वापस जा सकता और अपना डिसीजन बदल सकता। फिर जब उसकी आंख खुलती है वो कैलेंडर की तरफ देखता है और देखता है ये ईयर है 16 सोल्सैरियो कैलेंडर के हिसाब से, और ये वही दिन है जिस दिन वो एकेडमी में एनरोल करने के लिए जा रहा था। वो सोचता है पर मैं तो ड्रैगन से मारा गया था, फिर मैं वापस यहाँ कैसे आ गया। और फिर वो अपना एडमिशन लेटर देखता है। वो सोचता है अब यही टाइम है वापस से, इस बार मैं ऑफेंसिव मैजिक लर्न करूंगा और इसके लिए जाऊंगा मैं अपनी हीरो एकेडमी में। वो सोच रहा होता है कि आज के टाइम पे ये बेसिक नॉलेज है कि कोई भी हीलर ऑफेंसिव मैजिक यूज नहीं कर सकता, पर मुझे इस बैरियर को ब्रेक करना पड़ेगा, मुझे इस डिफिकल्टी से निकलना पड़ेगा। और मेरे पास मेरी पिछली लाइफ की सारी मेमोरीज हैं और इन्हीं के साथ मैं हीरो एकेडमी में एनरोल करूंगा। वहां पे जाना जाता है कि कोई भी जाके फर्स्ट ग्रेड का ऑफेंसिव मैजिक यूजर बन सकता है, तो मेरे को वो ज्वाइन करनी होगी। और वो पर्सन जिससे मैं अपनी पिछली लाइफ में मिला था वो भी इस समय उस एकेडमी में होगी।
पर एकेडमी को ज्वाइन करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो इतनी आसानी से किसी हीलर को तो ले नहीं लेंगे। पैसा, शायद पैसा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, वो सोच रहा था, क्योंकि नोबल्स के बेटे पैसे की मदद से घुस जाते हैं उस एकेडमी में। वो सोचता है काश मैं अपनी पिछले जन्म का पैसा ला पाता, यहाँ पे तो काम आ जाता, क्या करूं। इतने में उसकी सिस्टर एंटर करती है। वो उसको देख के खुश हो जाता है। वो सिस्टर को बोलता है, सिस्टर तुम ठीक हो ना? वो पूछते क्या हुआ, तेरे को कोई पेट में दर्द वर्द तो नहीं हो रहा जो तू मेरे से ऐसे सवाल पूछ रहा है? वो सोचता है जो ट्रेजेडी पिछली बार हुई थी मेरी सिस्टर के साथ, वो मैं दोहराने नहीं दूंगा इस जन्म में। मैं अपने हीलिंग मैजिक से वैसा नहीं होने दूंगा। और उसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो अपनी सिस्टर को थैंक यू बोलता है और वहां से निकल पड़ता है। मैजिक एकेडमी अलायंस ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि किंगडम में मैजिक से रिलेटेड सारे इश्यूज को सॉल्व करती थी और उनको मेंटेन करती थी। इसका जो चेयरमैन है वो हीरो एकेडमिया का हेडमास्टर है। उसकी ग्रैंड डॉटर मैरी को एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज इस एरा में नहीं था। इस वजह से वो काफी स्ट्रेस में थे और उन्होंने एकेडमिया में जाना भी बंद कर रखा था। और उनका नाम था डम्बलडोर। ये मैंने अपनी तरफ से रखा है तो ताकि कॉपीराइट ना लगे, तो सोच लेना, ठीक है दोस्तों। इस बात को लेके वो काफी परेशान थे। इतने में अपना प्रोटैगनिस्ट आता है। वो बोलता है, हेडमास्टर क्यों, मैं आपकी ग्रैंड डॉटर को हील करूं तो कैसा रहेगा? वो कहते हैं, तुम तो वही स्कॉलरशिप स्टूडेंट नहीं हो जो हाई लीच एकेडमी से आए हो। वो कहता है, आप मेरे बारे में जानते हो? वो कहता है, हाँ, तुम्हारा हीलिंग टैलेंट अलायंस में काफी ज्यादा फेमस है, पर ऐसे रात को किसी के घर खिड़की से आना। वो कहता है, सॉरी सॉरी हेडमास्टर, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर आपकी ग्रैंड डॉटर की डिसीज काफी ज्यादा सीरियस है, तो मुझे उसे हील करने दीजिए प्लीज, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। वो कहते हैं उसकी आंखें देख के, तो चलो ठीक है, करो। वो बैठता है। वो देखता है कि डिसीज काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर गई है और वो हेडमास्टर उस पर काफी घूर के देख रहे हैं। एक गलती और उसकी मुंडी उसके सर से अलग। वो अपनी हीलिंग मैजिक यूज करता है। इस डिसीज का नाम है जोरा और ये 2 साल बाद इसका क्योर निकलने वाला था, पर आप तो जानते हैं, इसे तो पता ही है। और वो अपनी मैजिकल पावर यूज करके उसे ठीक कर देता है और उसकी आंखें खुलती है तो वो उसका चेहरा देख के थोड़ा सा शर्मा जाती है हमारी गर्ल, जैसा कि आप समझ सकते हैं। और वो फिर उसके ग्रैंडफादर पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है, ग्रैंडफादर इतना अच्छा तो मेरे को कई सालों से महसूस नहीं हुआ। ग्रैंडफादर की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो विल को शुक्रिया अदा करते हैं अपनी ग्रैंड डॉटर का बचाने का। वो पूछते हैं, विल बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है कि मुझे एकेडमिया में एनरोल होने की अपॉर्चुनिटी दीजिए प्लीज। वो कहते हैं, पर तुम तो हीलिंग मास्टर में एक्सपर्ट हो। वो कहता है, नहीं, मैं ऑफेंसिव मैजिक सीखना चाहता हूँ। वो कहते हैं, लगता है ये अथॉरिटी आज के दिन के लिए ही बनी थी, तो ठीक है, मैं तुम्हें एकेडमिया ज्वाइन करने की परमिशन देता हूँ एज ए अथॉरिटी ऑफ द चेयरमैन ऑफ अलायंस, साथ ही साथ एकेडमिया के हेडमास्टर। और वो विल से खुशी खुशी हाथ मिला लेते हैं। ऐसे ही एकेडमिया में एंट्रेंस सेरेमनी का दिन आ जाता है। एकेडमिया एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे न्यूमरस ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं, रिसर्च सेंटर है और एक विशाल लाइब्रेरी तक है। एकेडमिया को किंगडम का फुल सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से जो भी बच्चे निकलते हैं वो आखिरकार किंगडम के ही काम आते हैं उनकी वॉर्स वगैरह में। इसलिए विल कुछ भी करके ये एकेडमिया में ज्वाइन होना चाहता था, ताकि वो अपने पास्ट लाइफ की गलतियां दोबारा ना दोहरा सके और ऑफेंसिव मैजिक लर्न कर सके। पर जितना उसने सोचा था उसका रास्ता इतना भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि प्रोफेसर जो थे उस एकेडमिया के, वो उससे भेदभाव कर रहे थे। वो उसे कह रहे थे कि जब तक तुम इस डमी पे अपना फायर मैजिक यूज करके, कोई ऑफेंसिव स्पेल यूज करके इसको नहीं तोड़ोगे, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा। वो कहता भी है कि एटलीस्ट मेरे को लाइब्रेरी तो जाने दो, किताबें पढ़ने दो। वो बोलता, तुम पढ़ के क्या करोगे, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। विल उसके आगे गिड़गिड़ाता है, पर वो प्रोफेसर एक नहीं सुन रहा होता। कितने में एक लौंडा उसके पीछे अपने फायर स्पेल से हमला कर देता है, जो कि अचानक से हुआ था, तो वो उसको लग भी जाता है और वो अपना बैलेंस खो के नीचे गिर जाता है। वो लौंडा आके हंसते हुए कहता है, क्या
अगर तू ये स्पेल तक डॉज नहीं कर सकता चूजे तो तू यहाँ कर क्या रहा है, दफा हो इस एकेडमिया से। प्रोफेसर भी उसका साथ देते हुए कहता है बिल्कुल सही कह रहा है, ये तुम जैसे टुच्चू पुच्चू को हीलिंग एकेडमी में ही जाना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत गलत है। ऐसे ही वो सोच रहा होता है, यार क्या करूं, मेरे को तो एक क्लास भी नहीं दे रहे ऑफेंसिव मैजिक लर्न करने के लिए। मेरे को लगा था मैं स्ट्रगल करूंगा, और इसका एक रीजन भी है। हीलिंग मैजिक और ऑफेंसिव मैजिक की पावर सोर्स में फर्क है। हीलिंग मैजिक एक तरह से पैसिव माना और उसके सर्कल्स की वजह से एक्टिवेट होता है, और जबकि ऑफेंसिव मैजिक के लिए एक एक्टिव माना चाहिए, तो इस वजह से ये एक्टिव होता है। और मेरे को अच्छी खासी माना की सोर्स की अच्छी खासी समझ है, तो मेरे को लगा था अगर मेरे को यहाँ सिखाए तो मैं समझ जाऊंगा। और वो जो वो थी उसने भी मेरे को बताया था कि जब वो इस एकेडमी में आई थी तो उसका माना बिल्कुल जीरो था, और उसको यहीं आके ट्रेन मिला था। मेरे को लगता है चुपके से ही लाइब्रेरी में घुसना पड़ेगा और सारा कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। इतने में उसको एक आवाज आती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को। वो कहता है, वे वेरोनिका सान, तुम ही हो। वेरोनिका असल में वही थी जो इसके साथ प्रीवियस लाइफ में लड़ी थी, पर ये उसे बचा नहीं पाया था। तो अब वो इसे इस नए रूप में देख के हैरान था। वेरोनिका उस पे तलवार तानती है। वो थोड़ा सा घबरा जाता है, बोलता है ये वो नल्ले प्रोफेसर की तरह नहीं है। और वो बोलता है, ये आप ये तलवार क्यों तान रहे हो मेरे ऊपर। वो कहती है, एक सस्पिशियस स्टूडेंट यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को, क्या तुम ट्रेनिंग हार्ड कर रहे हो और कुछ। वो कहता है, नहीं नहीं, मैं बस हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और वो आगे कहती है, तुम मेरे को ऐसे नाम से कैसे बुला सकते हो, तुम्हें प्रोफेसर से बात करने की तमीज नहीं है क्या। वो कहता है, प्रोफेसर। वो सोचता है, यार इसकी एज तो मेरे बराबर ही होनी चाहिए। तो फिर वो बताती है कि मैंने सारे ग्रेड स्किप करके मैंने सब कुछ टेस्ट पास कर लिया, इसीलिए मैं अब प्रोफेसर हूँ। तो इसको एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं वेरोनिका सान से ही ऑफेंसिव मैजिक की ट्रेनिंग लूं। फिर वो बोलता है, प्रोफेसर मेरे को आपसे ट्रेनिंग लेनी है, तो मैं कैसे आपकी क्लास अटेंड कर सकता हूँ। वो कहती है, अभी तक मेरे को किसी क्लास में साइन नहीं करा गया, मैं सिर्फ एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। स्टूडेंट्स जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछे, मेरा काम सिर्फ उनको जवाब देना है। और ये इसलिए भी रखा गया ताकि मैं सेम एज की हूँ तो स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन पूछ सके। पर फिर भी पता नहीं वो मेरे से पूछते ही नहीं है। वो कहता है, मैं समझ रहा हूँ क्यों, क्योंकि तुम तलवार निकाल देती हो तुरंत। फिर वो पूछता है, क्या आप मेरे को बता सकते हो मैं ऑफेंसिव मैजिक कैसे लर्न कर सकता हूँ, मैं एक हीलर हूँ, मेरे पास पैसिव माना है, तो उसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने सुना है कि जीरो माना से भी इस एकेडमी में लर्न करा जा सकता है। वो आगे रिप्लाई में कहती है, हाँ मैंने सुना तो था एक अनयूजुअल हीलर आया है, तो वो तुम ही हो। पर तुम्हारे लिए ये करना इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा पैसिव माना बहुत ज्यादा है। अगर तुम एक्टिव माना बना भी लोगे तो वो पैसिव माना में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा कोई तरीका मेरे को पता नहीं कि ऐसा कौन सा हीलर है जो ऑफेंसिव मैजिक यूज कर सके। ये सुन के वो निराश होके जाने लगता है। वो कहती है, रुको, ये सही है कि हीलर्स ऑफेंसिव मैजिक यूज नहीं कर सके, लेकिन एक तरीका है। वो कहता है, क्या आपके कहने का क्या मतलब है। फिर वो अपनी तलवार दिखाते हुए कहती है, ये देखो, ये तलवार लोहे की बनी है। अगर तुम इसे स्विंग करो तो तुम कुछ भी काट सकते हो और अपने दुश्मनों को भी हरा सकते हो। और ये देखो, ये एक लकड़ी की टेबल है, चेयर है, इस पे तुम बैठ भी सकते हो। और अगर तुम इसको ऐसे उठाओ और फेंक दो किसी पे, ऐसे ही हमारे ये हाथ हैं, मैं इससे देखो तुम्हें जेंटली सहला भी सकती हूँ और घूंसा मार के तुम्हारा मुंह भी तोड़ सकती हूँ। तो सिर्फ ये एक नजरिए की बात है। वो कहना चाहता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है क्या हीलिंग मैजिक को हम ऑफेंसिवली भी यूज कर सकते हैं। ये आज तक मैंने सोचा नहीं। वो कहती है, ये सिर्फ एक बंदे की सोच पे डिपेंड करता है और वो किस तरीके से उसे यूज करता है। सारे मेजेस ऑफेंसिव मैजिक को अलग देखते हैं और हीलिंग को अलग। तो तुम्हारे सोचने का तरीका है, और जितना मैं महसूस कर सकती हूँ, तुम्हारा माना बिल्कुल प्योरली हीलिंग मैजिक भी लग नहीं रहा। वो सोचता है कहीं ये इसलिए तो नहीं क्योंकि मैं रिग्रेस्ड हुआ हूँ। वो उसके सामने तलवार लाते हुए कहती है, सोचो, तुम्हें खुद को पहचानना होगा, तुम्हें अपने पैशन और अपने एग्रेशन को जानना होगा, ताकि तुम अपने हीलिंग मैजिक से अपने दुश्मनों को हरा सको। अगले दिन
हम देखते हैं सब वहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़े होते हैं और विल वेरोनिका की बातों को ही याद कर रहा होता है कि कैसे वो उसकी बातों को रियल लाइफ में यूज कर सके। प्रोफेसर लिस्ट पढ़ रहा होता है और वो उससे कहता है कि आज 1v1 मॉक बैटल है और क्योंकि हमारे पास ऑड नंबर है तो तुम्हें भी लड़ना होगा। बेशक तुम वन साइडेड पिट लो, कोई दिक्कत नहीं, और तुम्हारा मुकाबला होगा इस चोमू से। वो सोचता है ये साला तो वही चोमू है ना, ये जरूर किसी नोबल फैमिली का है और ये सिर्फ उनके नाम पे राइड नहीं कर रहा, इसमें पोटेंशियल है एक ऑफेंसिव मेज का। और वो भी हंस हंस के कहता है हे, एक साइड मत पिटियो साले तू मेरे से, वरना देखियो तेरे को तो आज कुत्ता बना के मारूंगा मैं और फिर तू अपनी मम्मी के पल्लू में जाके रोएगा बैठ के। उसको ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है और वो प्रोफेसर से कहता है, प्रोफेसर क्यों ना आज हम एक बेट लगाते हैं। मान लो अगर मैं ये जीत गया तो आप मेरे को क्लास अटेंड करने देंगे, और अगर मैं नहीं जीत पाया तो मैं ये एकेडमी आज के आज छोड़ दूंगा। क्या कहते हैं? प्रोफेसर कहता है वाइज डिसीजन, चलो देखते हैं तू क्या पाड़ता है। और वो चोमू भी बोल रहा था हाँ हाँ हाँ, आज साले तेरे को मैं तेरी नानी याद दिलाऊंगा, देखते हैं तू क्या करता है। प्रोफेसर फिर दोनों को कहता है अब बकचोदी बंद और ये मॉक बैटल चालू होती है, तुम दोनों अपनी पोजीशन ले लो, स्टार्ट। वो चोमू जो होता है वो अपना मैजिक चार्ज करने लगता है, एक सर्कल बनाने लगता है, बोलता है देख अब तू मेरा नाइफ क्रिएशन मैजिक, अब तेरे तड़ा तड़ा के चाकू लगेंगे। और फिर वो फिर एमसी पे अपने उस मैजिक से हमला करता है, पर वो हिचकिचाता नहीं है, वो कंसंट्रेट कर रहा होता है, वो सोच रहा होता है और वो अपना मैजिक यूज करता है और इंस्टेंटली वो सारे नाइफ डॉज कर लेता है। ये असल में एक मैनिपुलेशन टेक्निक थी उसके हीलिंग मैजिक की, जिससे वो किसी भी टारगेट की लाइफ एक्टिविटीज को मैनिपुलेट करता है और उसकी हीलिंग पावर को मैक्सिमाइज करता है। पर यहाँ पे उसने इसको अपनी बॉडी एनहेंसमेंट में लगाया, फिजिकल एनहेंसमेंट कर सके जिससे वो, और इसी वजह से वो उसकी स्किल को इजीली काउंटर कर पा रहा था और डॉज कर पा रहा था। और जब दूसरी बार वो उस पर अपनी नाइफ स्किल फेंकता है तो उनमें से वो चाकू एक वो पकड़ लेता है और बोलता है परफेक्ट टाइमिंग, अब मेरे पास एक बढ़िया वेपन है तेरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वहां पे खड़े सारे स्टूडेंट्स हैरान थे, वो सोचते इसको तो ऑफेंसिव मैजिक आता नहीं तो ये कैसे कर रहा है। अपना एमसी सोचता है तो मतलब ये डिफरेंस कर नहीं पा रहे कि ये हीलिंग मैजिक था या ऑफेंसिव। और वो चोमू उधर पगला जाता है, बोलता है अभी मैंने अपनी फुल पावर नहीं दिखाई, ये। और वो फिर से बहुत सारे डैगर्स उस पर चार्ज करता है, पर विल किसी भी तरह अपने आप को बचा लेता है और सारे अटैक्स डॉज करता है या ब्लॉक करता है। और फिर वो चोमू बोलता है नंबर्स की बात नहीं, अब देख ये ले फुल पावर, और एक वो बड़ा सा नाइफ कर देता है, उसको वो ड्रिल मशीन की तरह बिल्कुल गोल गोल घुमाता हुआ फेंकता है विल की तरफ। विल सोचता है अब मुझे थोड़ी सी अपनी फिजिकल एनहांसमेंट बढ़ानी पड़ेगी, और वो जो उसके हाथ में डैगर सा था उससे वो उसको काउंटर करता और डिफ्लेक्ट करके दूर फेंक देता है। चोमू हैरान, सी साड़ा ये हो गया रहा है। विल थोड़ी सी और फिजिकल एनहांसमेंट बढ़ाता है अपनी और एक झटके में उस चोमू के पीछे चला जाता है। वो उस पे वार करने ही वाला होता है कि अचानक प्रोफेसर उन दोनों के बीच एक डर्ट की स्टोन वॉल सी खड़ी कर देता है और बोलता है हमें आगे और मैच भी करने हैं, तो ये मैच यहीं पे खत्म होता है। विल थोड़ा सा उसे पोक करते हुए बोलता है क्यों प्रोफेसर, अब मैं क्लास अटेंड कर सकता हूँ ना, क्या कहना है आपका? वो कहते हैं करो जो तुम्हें करना है। वो प्रोफेसर को बोलते थैंक यू वेरी मच और वो कह के वहां से चला जाता है। वो सोचता है ये ऑफेंसिव मैजिक मेरी उम्मीद से ज्यादा ही शानदार निकला, इसके लिए मेरे को प्रोफेसर वेरोनिका का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, आखिरकार मैं ऑफेंसिव मेज बन सकता हूँ। और दूसरी साइड हम देखते हैं वो चोमू प्रोफेसर से कहता है अब मेरे को छोटी छोटी बातें अपने पिता को रिपोर्ट करने की तो जरूरत नहीं है, प्रोफेसर तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रोफेसर एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है मैं एक हीलर को ऐसे हाई एंड माइटी एक्ट नहीं करने दे सकता, देखते हैं उसे। अगले दिन क्लासरूम में विल सोच रहा होता है यार आखिरकार मैं मैजिक क्लासरूम अटेंड कर पाऊंगा, वो भी इतने दिनों बाद। प्रोफेसर एंटर करते हैं, वो कहते हैं आज हम करेंगे मैजिक टूल की क्रिएशन की क्लास, तो सभी ये मटेरियल्स है उठाओ, आज हम बनाएंगे आइस बॉम्ब। विल सोच रहा होता है
टूल बनाने में माना का कोई नेचर का इतना ज़्यादा उपयोग नहीं है, और वैसे भी मैं हीलिंग पोशन वगैरह और दूसरे बनाता ही था, तो इन मटेरियल से भी मैं बना ही लूँगा। उसको मिलते हैं आइस गोलम के क्रिस्टल, फ्लेम ट्री ब्रांच का पाउडर। वो एक आइस क्रिस्टल उठाता है और वो बुक को रीड करके उसमें इंस्ट्रक्शन फॉलो कर ही रहा होता है कि उसको उस क्रिस्टल में कुछ गड़बड़ लगती है, और वो उसको फेंक के मारता है कि अचानक से एक वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। विल हैरान था ये देख के कि आखिर ये हुआ क्या। प्रोफेसर उसे कहते हैं, तुमने अपने मटेरियल वेस्ट करे इसलिए अब तुम्हारे पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। और वो पीछे उस चोमू को मुड़ के देखता है जो कि मुस्कुरा रहा होता है। उसको समझते ज्यादा देर नहीं लगती कि यहाँ पे क्या बकचोदी चल रही है। अगली होती है मॉन्स्टर ट्रेनिंग मैजिक क्लास। उसके आगे एक सेलेमेंडर रखा होता है पिंजरे में, और प्रोफेसर कहता है जो स्टूडेंट ये ग्रेड्स कम है वो आगे बैठेगा सीट पे। और वो सेलेमेंडर उस पे अपनी फायर से हमला करता है, पर विल एक पॉट निकाल के खुद को बचा लेता है। प्रोफेसर कहता है तू पॉट का क्या कर रहा है क्लास में, और उससे वो ले लेता है, बोलता है नॉट अलाउड, नहीं चलेगा यहाँ पे। विल समझ जाता है तो ये साले मेरे को क्लास अटेंड तो करने दे रहे हैं और मेरे को ये पढ़ने नहीं देंगे। ऐसे ही दिन ब दिन उस पे हरासमेंट बढ़ती जा रही थी। कभी वो चोमू उस पे फायरबॉल फेंक देता, कभी उसके कमरे के आगे कूड़ा पड़ा होता, कभी उसके डॉम का सुपरवाइजर बोलता तुमने टीचर से अच्छे से बात नहीं करी थी इसलिए आज रात का तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। पर विल हार मानने वाला नहीं था। वो सोचता है मैं पहली बार अपने हाथों से लड़ा और जीत भी गया, मैं ऐसे तो इसे एंड नहीं होने दूंगा इस हरासमेंट से। कुछ भी हो मैं सक्सेसफुल जरूर होऊंगा। और ऐसे ही एक दिन वो क्लास अटेंड करने जाता है। वहां पे देखता है उसके अलावा एक और लड़की थी, बाकी और कोई था ही नहीं। तो वो समझ जाता है कि उन्होंने सालों ने क्लास बदल दी हमें बिना बताए। तो वो उस लड़की के पास जाता है और पूछता है लगता है हम दोनों ही बचे हैं यहाँ पे। वो कहती है हाँ मैं भी तुम्हारी तरह एक लोनर ही हूँ, तो मैं ही बची हूँ। तो वो कहता है लोनर क्यों, मैं तुम्हारा दोस्त बनता हूँ ना। और वो उससे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है। वो भी उससे हाथ मिलाती है और कहती है मेरा नाम है एरिका ग्लेन। विल कहता है तुम मेरी पहली दोस्त हो इस एकेडमी की। वो कहती है ये तो अंडरस्टैंडेबल ही है, तुमने आज तक कोई क्लास अटेंड भी नहीं की और ऊपर से तुम हीलर हो। विल सोचता है यार डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ही ज्यादा है। एरिका आगे बोलती है वैसे मेरा भी कोई दोस्त नहीं है एकेडमी में, बेशक मैं ऑफेंसिव में जरूर हूँ। फिर वो पूछता है तुम यहाँ एकेडमी में आई क्यों। तो एरिका बताती है कि वो एक छोटी सी नोबल फैमिली से है और उसका कोई छोटा भाई भी नहीं है जो कि फैमिली का उत्तराधिकारी बन सके, इसलिए वो हीरो एकेडमिया में आई है जिससे वो पास आउट होके अपनी फैमिली की उत्तराधिकारी खुद बन सके। विल कहता है हाँ अगर तुम यहाँ से पास आउट होगी तो जरूर बन सकोगी। फिर वो कहती है मैं ऑफेंसिव मैजिक में इतनी अच्छी नहीं हूँ इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। वो कहता है मैं हूं ना तुम्हारा पहला दोस्त। वो खुश हो जाती है ये सुन के। विल उसे कहता है तो चलो चलते हैं ढूंढते हैं अरे अपनी क्लास आखिर कहाँ हो रही है। और फिर वो क्लासरूम में एंटर करते हैं। प्रोफेसर कहता है तुम क्लास के लिए लेट हो, क्या तुम जानते हो इसका अंजाम क्या हो सकता है। विल कहता है प्रोफेसर हमें पता नहीं था कि क्लास कहाँ है। एरिका भी कहती है सॉरी सॉरी प्रोफेसर हमें सच में नहीं पता था क्लास कहाँ है। प्रोफेसर कहता है कोई एक्सक्यूज नहीं चलेंगे, ये देखो ये बोर्ड पे प्रॉब्लम है, अगर तुमने इसको सॉल्व कर दिया फिर मैं इस चीज को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हो। एरिका सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, विल ने तो क्लासेस भी अटेंड नहीं करी, वो कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। पर विल जाता है प्रोफेसर से चौक लेता है और उस प्रॉब्लम का आंसर बोर्ड पे लिखने लगता है। वो चोमू तो पहले जो वो पीले वालों वाला चोमू है वो विल का मजाक उड़ा रहा होता है कि तुम कुछ भी लिख रहे हो, अरे तेरा बस का नहीं है। पर जब प्रोफेसर की नजर जाती है विल के लिखे हुए सॉल्यूशन पे तो वो थोड़े से हैरान थे और आश्चर्यचकित भी थे। और वो बोलते हैं तुम्हारा आंसर ठीक है, जाओ जाके बैठ जाओ। वो चोमू हैरानी से क्या, एरिका भी हैरानी से देख रही थी कि विल ने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर दी, इसने तो क्लासेस भी अटेंड नहीं। क्लास के बाद एरिका विल से पूछती है विल तुमने वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी। वो पूछता है कैसे,
अरे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ थी ही नहीं, ये तो एक एप्लीकेशन ही थी जो मैंने टेक्स्ट बुक से पढ़ी थी। मैंने पहले ही सारी टेक्स्ट बुक पढ़ ली है। वो कहती है क्या? तुमने सारी टेक्स्ट बुक खुद से पढ़ ली? वो कहता है हाँ। और वो सोचता है वैसे ही मैं पिछले जन्म में पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो इस एकेडमी की जो कि वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफेंसिव मैजिक की टेक्स्ट बुक है वो तो मैं ज़रूर पढ़ूँगा ही। तो एरिका कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बिना किसी प्रोफ़ेसर की मदद से कैसे पढ़ सकते हो? ये तो बहुत मुश्किल होती है। और अगर तुमने ये पढ़ ली है तो क्या मतलब अब मैं लास्ट हो गई हूँ यहाँ पे, मैं यूज़लेस हो गई हूँ, तो इसका मतलब क्या मैं बुली होऊँगी? प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरे को ऐसे पीछे मत छोड़ो। वो कहता है चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। तुम्हें जो भी समझ ना आए मेरे से पूछ लेना, आखिर हम दोस्त हैं। टीका सोचती है दोस्त, इसमें अच्छी राइमिंग है, ये हम दोस्त हैं। वो कहता है पर इसके बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। आखिर यहाँ सिर्फ लेक्चर से कुछ नहीं होता, हमें प्रैक्टिकल भी करना होगा। वो कहती है पर तुमने तो उस चोमू को हरा दिया है, तो अब तो तुम ये प्रैक्टिकल भी कर पाओगे। वो कहता है नहीं, मैं अभी भी बेसिक ऑफेंसिव मैजिक यूज नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। और मेरे पास एक शानदार आइडिया है एरिका। ऑफेंसिव मैजिक दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेसिक ऑफेंस मैजिक और दूसरा होता है यूनिक ऑफेंस मैजिक। बेसिक ऑफेंस मैजिक सर्कल की मदद से, जिसको अच्छी तरह उसकी थ्योरी वगैरह पता है, वो फॉर्मूले को एनालाइज करके कर सकता है। पर यूनिक मैजिक एक स्पेशल मैजिक होता है जो कि हर बंदे का अलग टाइप का मैजिक उसके नेचर के हिसाब से होता है। और इसलिए इस एकेडमी में अलग टाइप की क्लासेस होती हैं, एक होता है बेसिक ऑफेंस मैजिक और दूसरा होता है कि खुद के यूनिक मैजिक को रिफाइन करने के लिए स्पेशल क्लास दी जाती है। और अगर मेरे को उसमें जाना है तो पहले मेरे को ये बेसिक ऑफेंस मैजिक का ये टेस्ट पास करना होगा। प्रोफेसर आगे आता है और विल से कहता है तुम बेशक थ्योरी में अच्छे हो, पर अगर तुम्हें अगली क्लास में एडवांस करना है तो तुम्हें ये पास करना ही होगा। विल थोड़ा सा मुस्कुराता है। उसकी मुस्कुराहट देख के प्रोफेसर भी हैरान हो जाता है कि क्या ये मुस्कुराया, इसको क्या ये मजाक लग रहा है। पर अचानक से जब विल फायर मैजिक यूज करता है, प्रोफेसर की फट लेती है कि कैसे करा इसने। और विल सोचता है बढ़िया है, इन्होंने नोटिस नहीं करा। असल में ये टेस्ट शुरू होने से पहले एरिका के बेसिक फायरबॉल मैजिक को उसने सेलेमेंडर की टेल में इन्फ्यूज कर दिया था, और उसको हाथ में पकड़ के वो बार बार हील करे जा रहा था, जिससे उसका हाथ भी ना जले और वो सेलेमेंडर की पूंछ भी ना जले। और उसी पूंछ को अब उसने उस वक्त पूरी तरह से हील कर दिया था और वो मैजिक एक्टिवेट हो गया था फायर का, जिस हिसाब से वो बिल्कुल और आग और जोर से जल रही थी, जिससे वो सबको देखने वालों को लग रहा था कि ये बेसिक फायरबॉल मैजिक है। वो प्रोफेसर भी हैरान था आखिर इसने ऑफेंसिव मैजिक सीखा कब। वो प्रोफेसर ना चाहते हुए भी विल को बोलता है जाओ तुम पास हुए। और वो जो चोमू था वो दूर खड़ा हुआ देखकर ये अपना सर खुजा रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर क्लास के बाद वो प्रोफेसर को जाके धमकाता है, तेरी हिम्मत कैसी हुई, जिसने मेरी बेइज्जती करी तूने उसे पास कर दिया। वो कहता है मैं इसमें कर भी क्या सकता हूँ। वो फिर उसको धमकी देता है, तेरे को करना है जो जल्दी कर, अगर मैंने अपने बाप से कह दिया ना वो साले तेरे को यहीं से बोरिया बिस्तर पैक करा के भगा देगा। वो सोचता है प्रोफेसर उसके जाने के बाद ये थोड़ा रिस्की तो है क्लास के बाहर एक स्टूडेंट को बुली करना, पर मेरे को करना पड़ेगा वरना मेरी पोजीशन खतरे में है। स्कूल के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में विल पूछता है क्या बात है, तुमने मेरे को यहाँ क्यों बुलाया प्रोफेसर? वो कहता है तुम ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो रहे हो आजकल। वो कहता है थैंक यू। वो कहता है बेवकूफ, मैं तेरी तारीफ नहीं कर रहा, और तू ज्यादा ही कोकी हो रहा है। ये बता तूने मेरी इतनी सारी क्लास मिस करी है तो उसका तू मेकअप कैसे करेगा? वो कहता है मैंने अपने क्लासमेट की मदद से सेल्फ स्टडी कर ली है, तो आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है ये तू डिसाइड नहीं करेगा, जब क्लास में एब्सेंस होती है तो उसके लिए मेकअप क्लासेस जरूरी होती है। तो एज ए इंस्ट्रक्टर मैं तेरे को ये मौका दे रहा हूँ, तू मेरे साथ मॉक बैटल कर। वो सोच रहा होता है विल मॉक बैटल। प्रोफेसर आगे कहता है ऐसा नहीं है मैं तेरे को ऐसे ही कर दूंगा, मैं तेरे को एक हैंडीकैप भी देता हूँ। अगर तूने मेरे को एक भी पंच मार दिया या तेरी कोई भी एक अटैक मेरे पे लैंड हो गया तो मैं तेरे को पास कर दूंगा।
और ऐसा जनरस ऑफर बार बार नहीं आएगा। अब तू भागेगा तो नहीं ना? विल कहता है ठीक है प्रोफेसर, मैं तैयार हूं। और प्रोफेसर कहता है बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। और वो अचानक से अपने अर्थ मैजिक के साथ विल पे हमला कर देते हैं। विल पहला अटैक डॉज करता है, वो अर्थ वॉल से निकलती है, पर उसी के तुरंत बाद एक उस वॉल में से एक डंडा सा निकलता है, विल उसको भी डॉज करता है। वो बोलता है इनका अर्थ मैजिक फास्ट है उस चोमू की जगह, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इनको और कुछ ज्यादा नहीं करना। प्रोफेसर अपने अटैक्स कंटिन्यू करता है, वो धरती से तिकोने तिकोने से बाहर निकाल रहा होता है। विल सबको डॉज कर रहा होता है, प्रोफेसर की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा होता है कि अचानक प्रोफेसर ग्राउंड के दोनों साइड से बड़ी बड़ी दीवार निकालता है और विल को उसमें कुचलने की कोशिश करता है। पर विल एक हाई जंप मारता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है, और फिर अपने डैगर के साथ वो प्रोफेसर पे हमला करता है। पर प्रोफेसर खुद को एक सैंड सैंड आर्मर में तब्दील कर लेते हैं, और जिससे वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। वो विल से कहते हैं क्यों, कैसा लगा मेरा आयरन वॉल आर्मर? ये अर्थ मैजिक से बना है, ऐसे नहीं टूटेगा। विल सोचता है क्या बेवकूफ सा नेम रखा है इस गधे ने। फिर वो प्रोफेसर आगे बोलते हैं मैंने वैसे कभी सुना नहीं है कि हीलिंग मैजिक ऐसे ऑफेंसिवली भी यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक इंटिमिडेशन है हमारे मैजिक की। तू क्या इस चूतिए से मैजिक से ऑफेंसिव मैजिक मेज बनना चाह रहा है क्या? विल कहता है हीलिंग मैजिक की मदद से मैंने पूरी ह्यूमन बॉडी को अच्छे से परखा है। मैं जानता हूँ कि नॉर्मली ह्यूमंस अपनी स्ट्रेंथ को ना बचा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी लिमिट से ज्यादा उस स्ट्रेंथ को यूज करेंगे तो उनकी बॉडी टूट सकती है। पर जैसे कि तुम जानते हो कि तुम मेरे को ऐसे तो हरा नहीं पा रहे, इसलिए तुम शायद मेरे को अपनी जुबान से हराना चाह रहे हो। पर तुम एक बात भूल रहे हो, मैं अपनी बॉडी की लिमिट हटा सकता हूँ। बेशक मेरे को थोड़ी चोट लग सकती है, पर भूलो मत मैं एक हीलर हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा हाथ टूटे या नहीं। थोड़ा सा दर्द जरूर होगा, पर याद रखो वो हील भी तुरंत हो जाता है। प्रोफेसर बोलता है बेवकूफ आदमी, तेरे को क्या लगता है तू अपने इन तरीकों से मेरे ये अर्थ वॉल के आर्मर को डिस्ट्रॉय कर पाएगा? विल बोलता है क्यों, चलो टेस्ट करते हैं। और वो एक मुक्का उस प्रोफेसर के मुंह पे दे के मारता है, और प्रोफेसर उसके एक मुक्के से ही धराशाही। वो कहता है ये अच्छा नहीं है एक स्टूडेंट की लिमिट को ऐसे टेस्ट करना, समझ गया? और वो सोचता है प्रोफेसर वेरोनिका ने जब मेरे को लेसन दिए थे ना कि कैसे मैं अपने हीलिंग मैजिक को ऑफेंसिवली यूज कर सकता हूँ, तभी मेरे को समझ आ गया था। विल ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक से उस पे पीछे से वार होता है। वो उसे डॉज करता है। वो कहता है प्रोफेसर हमारी डील तो एक हिट की हुई थी ना। वो कहता है चुप रहे, मैं ये बिल्कुल सहन नहीं कर सकता कि हीलर ने मेरे को मारा, कभी नहीं। और वो फिर से विल पे हमला कर देता है अपने अर्थ मैजिक के साथ। वो कहता है प्रोफेसर ये लिमिटर हटाना सिर्फ एक पंच पे खत्म नहीं होता। और वो एक स्पीड से प्रोफेसर के मुंह के आगे जाता है। प्रोफेसर उसकी स्पीड देख के हैरान। वो सोच रहा था यार मैं अपना आयरन वॉल आर्मर ऐसे नहीं बना पाऊंगा। पर वो देखता है विल का मुक्का बहुत धीरे से उसके पास आ रहा था, बिल्कुल स्लोली, पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। और विल का मुक्का उसके फेस को टच होता है, उसको दर्द होने लगता है। उसका दर्द और ज्यादा बढ़ रहा था, वो बढ़ता ही जा रहा था। वो सहन नहीं कर पा रहा था। वो सोच रहा है ये क्या है, इससे अच्छा तो एक मुक्का मार के फटाक से खत्म कर। ये इतना दर्द क्यों हो रहा है, जल्दी से खत्म हो। और इतने में वो पंच पूरा लैंड होता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। विल कहता है वेलकम बैक प्रोफेसर, मेरे लिए तो ये बस एक इंस्टेंट ही था। वो पूछता है क्या क्या करा तुमने मेरे साथ? वो कहता है आपके जैसा नहीं हो प्रोफेसर, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही मेरा पहला मुक्का आपको पड़ा, मैंने सेंसरी एनहेंस्ड मैजिक आप पे यूज कर दिया, जिसकी वजह से आपकी रिएक्शन स्पीड 1 सेकंड 1000 सेकंड के बराबर हो गया। इसलिए आप तो समझ ही गए होंगे कि इतना पेनफुल क्यों है। मेरा बस आपसे एक सवाल है, क्या मैं ये मेकअप लेसन पास करता हूँ? वो कहता है हाँ हाँ करते हो। वो कहता है एक और चीज, वैसे तो मेरे को ये डिस्क्रिमिनेटेड एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं,
पर अगर आप मेरे रास्ते में ऐसे ही आते रहे तो आज का दर्द याद रखना, ये लाख गुना भी हो सकता है तुम्हारी बॉडी को पेन। मैं बस तुमसे यही कहूंगा, मैं शांतिपूर्वक अपनी क्लासेस अटेंड करना चाहता हूँ, तो ध्यान रखना कोई भी स्टूडेंट मेरे को बॉदर ना करे प्रोफेसर। क्यों, आप मेरी ये रिक्वेस्ट मानोगे ना? वो प्रोफेसर हाँ करके वहां से भाग जाता है और बाद में सोच रहा होता है, आखिर क्या है ये लौंडा साला। मैंने तो सोचा था सारे हीलर्स मतलब फाइट नहीं कर सकते और वीकलिंग होते हैं, पर ये मेरे अगेंस्ट खड़ा हो रहा है और वो भी मेरे को अपने ऑर्डर फॉलो करने को कह रहा है। प्रोफेसर ये सब सोच ही रहे होते हैं कि इतने में वो चोमू आता है और पूछता है, क्यों प्रोफेसर, उसके मेकअप लेसन खत्म हो गए क्या? अब वो एक स्टेप और क्लोज है एक्सपल्शन से। प्रोफेसर बोलते हैं, चुप रह है और मेरी बात ध्यान से सुन, उसके रास्ते में बिल्कुल भी मत आइयो, ये तेरे लिए ही अच्छा होगा, और उसको कोई मामूली हीलर मत समझियो। वो कहता है, ये क्या कहना चाह रहे हो तुम? क्या तुम भूल गए कि मैं अपने पापा से ये सब शिकायत करूं क्या तुम्हारी? वो कहता है, जाओ यही कर लो तुम, और ये अच्छा आइडिया रहेगा कि तुम उसको इस एकेडमी से बाहर निकलवा दो, ये तुम्हारे लिए और मेरे के लिए दोनों के लिए अच्छा रहेगा। वो चोमू सोचता है, डैम इट। ऐसे ही कुछ दिन क्लास के बीत जाते हैं। विल अपना पीसफुल डे एंजॉय कर रहा होता है। वो सोचता है, अच्छा है प्रोफेसर ने इस चोमू को समझा दिया, ये मेरे को घूरता जरूर है पर अब कुछ कर नहीं रहा, पर मेरे को और ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा अगर ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्शन से बचाना है। अभी सिर्फ मैं अब मुक्के और लात ही मार सकता हूँ अपनी सारी ताकत लगा के। ऑफेंसिव मैजिक और भी ज़्यादा होते हैं, मुझे नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे और भी ताकतवर बनने के लिए और नए ऑफेंसिव मैजिक यूज़ करने के लिए। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए विल प्रोफेसर वेरोनिका के पास जाता है और पूछता है, पर वो कहती हैं, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं तुमसे एक चीज कहना चाहूंगी। वो बोलता है, क्या? वो कहती है, वेल डन विल, तुम हम टीचर्स के बीच में एक बात करने का टॉपिक बन चुके हो, तुम्हारी अचीवमेंट ने सबको चौंका दिया है। बेशक कुछ टीचर तुमसे ज्यादा प्रभावित नहीं है, पर तुमने मेरी एडवाइस मानी और तुम इस पोजीशन में पहुंचे, मैं इसके लिए तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। वो कहता है, नहीं नहीं प्रोफेसर वेरोनिका, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, अगर आपने मेरे को ऐसी एडवाइस नहीं दी होती तो शायद मैं ये कर ही नहीं पाता। वो कहती है, चलो इससे पहले मैं तुम्हें आगे का बताऊं कि क्या करना है, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी ट्रू एबिलिटीज हैं क्या। तो वो अपनी तलवार निकालती है। विल थोड़ा चौंकते हुए, प्रोफेसर ये क्या कर रही हैं आप? वो कहता है, मैं तुम्हारा लेवल जानना चाहती हूँ इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ एडवाइस दूं। वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, बोलता, प्रोफेसर मैं आपको कैसे फेस कर सकता हूँ? वो कहती है, बैटल फील्ड में कोई भी टाइम आउट नहीं होता विल, और वो विल पे चार्ज कर देती है। विल अपनी पूरी काबिलियत लगा के उस अटैक को डिफेंड करता है और सारे अटैक्स उनके डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोचता है, इनकी रिएक्शन स्पीड काफ़ी तेज है, मैं फुल बॉडी एनहेंसमेंट कर रहा हूँ पर मुश्किल से ही इनके साथ कीप अप कर पा रहा हूँ। वो सोचता है, मेरे को इन्हें थोड़ा सा ऑफ गार्ड पकड़ना होगा, और वो अचानक से फुल स्पीड से प्रोफेसर वेनिका पे हमला करता है, पर वो एक तलवार के डैश से ही उसका डैगर तोड़ देती है। वो कहती हैं, मैं सरप्राइज हूँ कि तुमने मुझे मेरी मैजिक स्वॉर्ड यूज करने के लिए मजबूर कर दिया। वो कहता है, ऐसे एक्सप्रेशन के साथ तो मत कहो। वो कहती है, मैंने सोचा था तुम एक फर्स्ट क्लास के ऑफेंसिव मेज की तरह ही अभी परफॉर्म करोगे, पर तुम्हारी एबिलिटी तो टॉप टियर निकली। वो कहता है, पर ये काफी नहीं है। वो कहती है, मेरे को ऐसे एम्बिशियस पीपल काफी पसंद है, फिजिकल एनहेंसमेंट अकेली काफी नहीं है। वो कहता है, पर मैं कुछ भी चाहूं, मैं बॉडी लिमिटर के अलावा और कुछ कर नहीं पा रहा और कोई आइडिया भी नहीं आ पा रहा। वो कहती है, इस समय तुम लैक कर रहे हो एक्सपीरियंस, जो कि असली बैटल करने से आता है, बिना उसके आ नहीं सकता। वो कहता है, क्या तो फिर मेरे को आपके साथ ऐसे ही मॉक बैटल करनी पड़ेगी क्या? वो कहती है, ये जरूरी नहीं है, जल्दी ही एक क्वेस्ट आने वाली है फील्ड ट्रेनिंग की, जिसमें मॉन्स्टर सब्जुगेशन करना है और जिसमें सारी एकेडमी पार्टिसिपेट करेंगी। हीलिंग मैजिक एकेडमी, हमारी हीरो एकेडमिया, और साथ ही साथ स्पोर्ट्समैनशिप की एकेडमी भी।
विल को याद आता है ये चीज तो उसके पिछले जन्म में भी हुई थी, जहां पे उसने पार्टिसिपेट नहीं करा था, पर वो सोचता है अब की बार ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, तो मैं इस बार पार्टिसिपेट जरूर करूंगा। प्रोफेसर आगे कहती हैं पार्टिसिपेट करने के लिए पहले तुम्हें सिलेक्शन एग्जाम क्लियर करना होगा, और मैंने सुना है कि इस साल फर्स्ट ईयर में एक सबसे टैलेंटेड लड़का जो है वो भी आ रहा है, तो तुम्हें फर्स्ट प्लेस के लिए ही एम करना होगा। विल पूछता है तो प्रोफेसर उस एग्जाम में आखिर एग्जैक्टली होगा क्या? वो कहती है कुछ नहीं, लगभग 100 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें से जो भी सबसे ताकतवर होते हैं उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता है। विल सोचता है मैंने भी फालतू का सवाल पूछ लिया, इस एकेडमी में सभी एग्रेसिव हैं तो साला इनका यही रूल होगा और क्या होगा। वो आगे बताती है मैंने सुना है कि उस वो टैलेंटेड स्टूडेंट जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया है, उसने कई टीचर्स को भी सरपास कर लिया है स्किल के मामले में, तो फर्स्ट प्लेस पे जाना इतना इजी नहीं होगा। वो पूछता है प्रोफेसर क्या आप उससे मिली हो? वो कहती है नहीं, मैं उसके खुद के एक पर्सनल टीचर है जिसकी वजह से वो कभी मेरे से मिलने नहीं आया, पर तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में पूरी हेल्प करूंगी। विल खुश हो जाता है और शुक्रिया बोल के चला जाता है। ऐसे ही आ जाता है सिलेक्शन एग्जाम डे। हेडमास्टर विल को आवाज लगा के बुलाते हैं और बोलते हैं काफी समय बीत गया जब से तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर को ठीक करा है हमें मिले हुए, और वो अभी बढ़िया है। वो कहता है मैं खुश हूं ये जान के। वो आगे कहते हैं मुझे माफ करना, मेरी ग्रैंड डॉटर को बचाने के बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, और इस एकेडमी में भी तुम्हारे लिए काफी टफ होगा। वो कहता है अरे नहीं प्रोफेसर, मैंने शुरू में जरूर स्ट्रगल करा था पर अभी मैं टोटली ठीक हूँ, और इस सिलेक्शन एग्जाम में भी मैं फर्स्ट प्लेस के लिए एम कर रहा हूँ। वो हंस तो ये कहते हैं ओ कितने रिलायबल हो तुम। इतने में पीछे से आवाज आती है क्या मजाक है ये, तू तू लेगा फर्स्ट प्लेस एज ए ट्रेनिंग सुपरवाइजर, तेरे को मेरे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये था फील्ड ट्रेनिंग सुपरवाइजर बोर्ड, जिसको इसके पिछले जन्म में पर्पल लाइटनिंग के नाम से भी जाना जाता था, जो कि ग्रेट वॉर में एक हीरो था। वो कहता है लड़ने के लिए टैलेंट चाहिए होता है, उसके बाद ट्रेनिंग और एफर्ट आता है, तू एक हीलर कभी नहीं जीत सकता। हेडमास्टर उसको रोकते हुए कहते हैं अरे वैसे ही एग्जाम शुरू होने वाला है, रिजल्ट बात करेंगे, तो ऐसे आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं है। वो कहता है आर्ग्यू, अरे ये मेरा सिखाने का तरीका है, और वैसे भी जिसको तुम फेस करोगे वो देखो, ये है मेरा स्टूडेंट साइरस। वो सोचता है तो अच्छा यही है वो प्रोडोजी साइरस जिसको हरा के मेरे को फर्स्ट प्लेस हासिल करनी है। अब कंपटीशन शुरू होने का वक्त आ गया था। वो एरिका को देखता है और बोलता है तुम भी पार्टिसिपेट कर रही हो क्या? वो कहती है हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे दबाव डाला, अगर मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी तो वो मेरी अलाउंस काट देंगे। वो थोड़ा सा कहता है अच्छा अच्छा यार शांत रहो। हेडमास्टर अनाउंस कर रहे होते हैं कि मैं देख के बहुत खुश हूँ कि इतने सारे स्टूडेंट्स ने इसके लिए अप्लाई करा है। अपने जोश जज्बे और जुनून के साथ एक दूसरे से टकराओ और हमें एक बढ़िया सा व्यू दिखाओ। और इसी के साथ वो एक टेलीपोर्टेशन स्पेल एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वो सब के सब स्टूडेंट्स एक जंगल जैसी जगह में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, वो भी रैंडम लोकेशंस पे। वो उनके लक पे डिपेंड था वो कहते हैं, और जो भी इस प्रिलिमिनरी राउंड में खड़ा रहेगा वही नेक्स्ट स्टेज पे एडवांस करेगा। विल सो देख के हैरान था कि इतना तगड़ा स्पेल यूज करा है। वो सोच ही रहा होता है कि चलो देखते हैं क्या करना है। वो पहले तो खुद को कंसील कर लेता है अपने मैजिक की मदद से, ताकि कम बंदे उसे ट्रेस कर पाए। इतने में उसे आप आसपास से कहीं से फाइटिंग का शोर आता है, तो वो उधर देखता है कि कुछ मेजेस आपस में लड़ रहे हैं। वो सोचता है ये बढ़िया टाइम है इनके ऑफेंसिव स्पेल देखने का और नया आइडिया पाने का। जैसे ही उन सब में से जो गोलम वाला मेज था वो जीत जाता है और अपनी खुशी का जश्न मना रहा होता है कि ये मैं जीत गया, मैंने हरा दिया। तभी विल उसके पीछे आता है और उसका सर पकड़ के कॉन्शियसनेस सेवरेंस मैजिक यूज करता है। इस मैजिक में वो एनिमी का लाइफ फोर्स यूज करता है, जिससे वो ब्लैकआउट हो जाते हैं। विल ये सोच ही रहा होता है कि इतने में उसे महसूस होता है कि उस पर हमला होने वाला है, और चाकुओं से उस पर हमला होता है।
पर वो किसी तरह उसे डॉज कर लेता है। और जब वो पीछे पलट के देखता है तो वही चोमू और उसके दोस्त साथी खड़े थे। वो बोलता तू सुधरेगा नहीं ना। वो कहता है इसमें सुधरना क्या, ये तो एग्जाम चल रहा है ना, और हम अब पूरी ताकत से तेरे को हराएंगे। वो चोमू अपने नाइफ का एक पॉइजन और साथ ही शैडो डुप्लीकेट मैजिक से अपने एमसी पे अटैक करते हैं, पर वो भी कहाँ हार मानने वाला था। इस बार वो गोलम का यूज करता है और उनके सारे नाइफ को ब्लॉक करवा देता है। चोमू बोलता है ये क्या है। वैसे तो हीलिंग मैजिक सिर्फ लिविंग बीइंग्स पे काम करता है, पर इस गोलम का एक अलग मैकेनिज्म है। ये चलता फिरता है कास्टर के ब्लड से। तो एक दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक ये मैजिकल क्रिएचर ही हो गया। ये ह्यूमन बीइंग की तरह कॉम्प्लेक्स मूव तो नहीं कर पाएगा, पर वो उसको अपने लाइफ फोर्स से कंट्रोल कर सकता था। तो वो गोलम की मदद से उस चोमू के दोस्तों पे हमला करवाता है और उस चोमू को दोस्तों को ढेर कर देता है। चोमू बोलता है तुम इतनी आसानी से हार कैसे सकते हो। कि इतने में वो अपने पे फिजिकल एनहेंसमेंट यूज करके चोमू के बिल्कुल मुंह पे आ जाता है और उस पे सेम वही कॉन्शियसनेस सीवरेंस मैजिक यूज कर देता है। वो गोलम की मदद से अपनी जो कमजोरी थी ना कि फिजिकल एनहेंसमेंट की वजह से उसे क्लॉस कॉम्बैट करनी पड़ रही थी, उसको कवर कर रहा था और दूसरे मेजिस के ऑफेंसिव स्पेल दूर से बैठा देख रहा था। कि इतने में उसे एक बवंडर दिखाई देता है। वो बोलता है ये क्या बकचोदी है बे। और वो बवंडर फिर उसी की डायरेक्शन में एम करता है और जो मेजिस लड़ रहे होते हैं उसके गोलम से, और उसके गोलम को ढेर कर देता है। वो किसी तरह उसे डॉज करता है और जब वो उस डायरेक्शन में देखता है तो वो वहां साइरस खड़ा था। वो सोचता है इसको हराना इजी नहीं होगा, तो चलो टेस्ट करता हूं मैं अपना नया मूव। तभी उसको आवाज आती है बहुत हुआ, ये प्रिलिमिनरी राउंड सब खत्म होते हैं और जो लास्ट स्टूडेंट्स 4 खड़े हैं अब वो फाइनल में पहुंचेंगे और मेन इवेंट कल शुरू होगा। इसी के साथ टेलीपोर्टेशन मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। वो सोचता है तेरे को मैं कल ही मैच में हराऊंगा वे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चोमू के दोस्त उसे समझा रहे होते हैं अरे वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और देखो उसने हमें हराने के बाद भी हील कर दिया, हमें उससे ज्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए। वो कहता है चुप रहो, तुम सब एक वीक नोबल फैमिली से हो तो तुम नहीं जानते मेरे फादर कैसा महसूस करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनका लौंडा एक हीलर से हार रहा है। यह अनएक्सेप्टेबल है और किसी और को भी इसके बारे में पता चला तो कितना शर्मनाक होगा। तो वो दोनों कहते हैं कि जा तेरे को जो करना है कर, हमें इस मैटर में पड़ेंगे ही नहीं, हमें और चोटें नहीं खानी, हम जा रहे हैं। वो बोलता है जाओ जो करना है करो, वैसे भी उसको हराने के लिए मेरे को जादू की आवश्यकता नहीं है। विल अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है कि इतने में उसके दरवाजे पे नॉक होता है और वो जब दरवाजा खोल के देखता है तो वो चोमू खड़ा होता है। वो बोलता है क्यों विल, एक लवली नाइट है ना। वो पूछता है तुम क्या स्कीम कर रहे हो अब। वो कहता है मैं तो तुमसे बस शांति पूर्वक बात करने आया था, स्कीमिंग वगैरह थोड़ी कर रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट चीज बताता हूँ, मेरे को हीलर से ना नफरत है और तुम्हें इस एकेडमी से बाहर निकालने के लिए मैंने बहुत तरकीबें निकाली पर कोई भी कामयाब नहीं हुई। इसलिए गोल गोल घुमाने से अच्छा मैं तुम्हें सीधा कहता हूँ निकल जाओ इस एकेडमी से। विल पूछता है तुम मेरे से इतनी नफरत क्यों करते हो। वो कहता है क्या मुझे कोई रीजन चाहिए क्या हीलर से नफरत करने का। हमारी ओमान फैमिली में जो भी कोई हीलर होता है उसे रिमोट ब्रांच की किसी फैमिली में भेज दिया जाता है। मेरा बड़ा भाई भी तुम्हारी तरह एक वीकलिंग होपलेस हीलर था, इसलिए सब उसका मजाक उड़ाते थे। हमारी फैमिली एक प्राउड ऑफेंस मेज की फैमिली है जहां पे किसी भी पथेटिक हीलर की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है तुम्हारी टीचिंग बिल्कुल गलत है। वो कहता है अब तुम समझ गए हो ना, तो ये तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और निकल जाओ। वो कहता है अगर ना जाऊं तो। वो कहता है मैं जानता हूं तुम्हारी भी एक फैमिली है। वो कहता है कहना क्या चाह रहे हो। वो कहता है मैंने अपने सर्वेंट से पता लगाया है कि तुम्हारी एक बहन है जो कि एक रिमोट विलेज पे रहती है, तो तुम जा नहीं सकते हो। मैं चाहूं तो अपने सर्वेंट्स की मदद से उसके साथ क्या करवा सकता हूं। तो अभी तुम्हें कह रहा हूं निकल जाओ यहाँ से। विल को गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला पकड़ लेता है और उसको पिन डाउन कर देता है नीचे।
उसका हाथ मरोड़ते हुए, और जोर से वो उसका हाथ तोड़ देता है। वो चिल्लाता है, क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है एकेडमी तुम्हें छोड़ देगी ऐसे मेरा हाथ तोड़ने पे? वो कहता है, किसने कहा मैंने तुम्हारा हाथ तोड़ा है? और वो उसके हाथ को हील कर देता है। पर वो सेम प्रोसेस बार बार दोहराने लगता है। वो उसके हाथ को लगातार तोड़ रहा था, फिर हील कर रहा था, फिर तोड़ रहा था, फिर हील कर रहा था। वो दर्द से चिल्लाए जा रहा था कि छोड़ दो मुझे, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुम में आगे से कभी परेशान नहीं करूंगा, छोड़ दो। विल क्रीपी सी स्माइल देता हुआ बोलता है, याद रखना अपना प्रॉमिस, अब मेरे को परेशान मत करना। वो डर के वहां से चला जाता है कि साला ये हीलर के रूप में भैंचो डीमन है। अगले दिन मेन इवेंट स्टार्ट होता है। अब फाइट होनी थी उन चारों विनर्स के बीच में। वो देखता है एरिका के साथ उसकी फाइट है। वो सोचता है, एरिका तुमने ये पास कैसे करा? वो कहती है, मैंने अपने आप को चारों तरफ से फ्लेम से घेर लिया था और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से मैं पास होगी। वो सोचता है, क्या डिफेंसिव मेज है यार ये ऑफेंसिव की जगह। फिर भी तुम बहुत लकी निकली एरिका। और उन दोनों के बीच मैच शुरू होता है। एरिका कहती है, मैं ये मैच जरूर जीतूंगी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुद को हराने नहीं दूंगी। और फिर वो अपने फायर मैजिक से मैच शुरू करती है। विल सोचता है, इसकी फायर का लेवल मेरे हीलिंग मैजिक से कम ही है, तो मैं आराम से जीत जाऊंगा। पर जैसे ही विल उस आग की कांटेक्ट में आता है, वो देखता है कुछ तो गड़बड़ है। यार ये आग तो बुझ ही नहीं रही, ये तो काफी चिपकू सी लग रही है जैसे कि एरिका की पर्सनैलिटी है। तो वो अगली बार जब एरिका अटैक करती है तो वो अटैक को हेड ऑन नहीं लेता, इस बार वो डॉज करता है। एरिका में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जाग जाता है। वो बोलती है, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं प्रिलिमिनरी राउंड जीत गई हूं, तो हो सकता है कि शायद ये मैं जीत ही जाऊं मैच। जनता भी उसके लिए, जो ऑडियंस बैठी होती है वो भी उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। एरिका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ जाता है। वो अब फुल फोर्स से अपना फायर मैजिक यूज कर रही थी, पर विल भी अब उसका काउंटर अटैक समझ गया था। और वो बोलता है, एरिका अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या है। इस बार जब एरिका उस पर फिर से फ्लेम मैजिक शूट करती है, इस बार वो डॉज करने की जगह डायरेक्ट उसको अपने हाथ फिस्ट में ले लेता है और एरिका पे उसी के फ्लेम मैजिक से वो चार्ज करता है फायर पंच के साथ। पर इससे पहले कि वो पंच उसे टच होता, एरिका काफी घबरा गई थी, इसलिए वो मैच फॉरफिट कर देती है, हार मान लेती है। जो ऑडियंस उसे चीयर कर रही थी, अब वही बू 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 करने लग गए। एरिका काफी निराश थी ये सुन के। बोलती है, क्या है ये लोग, अभी तो ये मेरे लिए एक सेकंड पहले चीयर कर रहे हैं, अब ये मेरे से लिए हार्ट बकवास लोग। विल उसको हाथ पकड़ के उठाता है और बोलता है, एरिका तुमने अच्छा करा, मुझे लगता है तुम सिलेक्ट भी हो जाओगी। और वो थोड़ा सा उसे हील भी कर देता है। एरिका थोड़ी सी शर्मा जाती है। ये सब चल ही रहा था कि अचानक से पीछे से प्रोफेसर बॉर्ड आते हैं। वो कहते हैं, बुलशिट, बिल्कुल नहीं, तुम इस ट्रैश हीलर से हार गई और वो भी मैच फॉरफिट कर दिया। ए, तबाह हो जाओ यहाँ से। एरिका डर जाती, बोलती, जा रही हूँ मैं, प्लीज। वो कहता है, ये कुछ ज्यादा ही हार्श नहीं है एक स्टूडेंट को कहने के लिए। वो कहता है, मैं सुपरवाइजर हूँ इस ट्रेनिंग फील्ड का, तो मेरा काम है लो लेवल को उनकी जगह दिखाना, इसे कहते हैं टफ लव। और वो ये कह के चले जाते हैं। इतने में साइरस पीछे से आता है और वो कहता है, जगह छोड़ो, मेरे को जाने दो। साइरस से वो पूछता है, क्या तुम भी प्रोफेसर बोर्ड की ओपिनियन से सहमत हो गया? वो कहता है, प्रोफेसर बोर्ड स्ट्रोंग है और स्ट्रोंग बंदों की ही चलती है, तो इस वजह से वो सही है। वो कहता है, अच्छा। फिर साइरस एक और बात कहता है, पर तुम भी वीक नहीं हो और मैं तुम्हें हरा के दिखाऊंगा कि मैं ही सही हूं। फाइनल मैच की घड़ी आ जाती है। ये होता है विल वर्सेस साइरस। विल कहता है, मैं तुम्हें हरा के ही प्रोफेसर बोर्ड को दिखा सकता हूं कि मैं कितना ताकतवर हूं, इसलिए ये चैंपियनशिप तो मैं ही जीतूंगा। और रेफरी उन दोनों का मैच की शुरुआत की बिगिन की अनाउंसमेंट कर देता है। और साइरस बिना किसी देरी के अपने टोर्नेडो से विल पे हमला करता है। विल उसे डॉज करता है
वो समझ जाता है कि इससे डिस्टेंस क्लोज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और उसकी तेज हवाएं उसे थोड़ा पीछे भी धकेल रही थी। इसलिए वो सोचता है अब टाइम आ गया है अपना नया मैजिक यूज करने का, और एक वो पेड़ उगा देता है वहीं पे बड़ा सा। असल में इसका आइडिया उसे एक बुक से मिला था, ऑफेंसिव मैजिक की, जिसमें प्लांट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसने प्रोफेसर वेरोनिका को भी दिखाया था, पर प्रोफेसर वेरोनिका ने उसे बताया था कि ऑफेंसिव मैजिक को तुम जो अपने हीलिंग मैजिक से यूज करने की ट्राई कर रहे हो ना, इसमें माना एफिशिएंसी बहुत ज्यादा लगती है, तो तुम्हें ध्यान से यूज करना पड़ेगा। वह क्योंकि किसी चीज को तोड़ना बहुत आसान है, पर हील की मदद से उस चीज को ठीक करने में माना ज्यादा ही लगता है। अब विल उसे स्टेज पे ट्राई कर रहा था, पर उस पेड़ को साइरस अपने विंड ब्लेड से काट देता है। तो वो सोचता है कि साइरस विंड ब्लेड भी यूज कर सकता है, एक टोर्नेडो, एक हवा जो कि दूर फेंके, साथ ही साथ विंड ब्लेड। ये काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है इस पे नजर रखना, और इसके यूनिक मैजिक कोई ओपनिंग भी नहीं दे रहा। ये सच में एक टॉप क्लास का ही स्टूडेंट है, पर मैंने डिसाइड करा है कि मैं ताकतवर बनूंगा। और इसी सोच के साथ वो साइरस पे आगे चार्ज करने लगता है, पर साइरस खुद को एक टोर्नेडो में बंद कर लेता है और कहता है तुम मेरे पास बिल्कुल नहीं आ सकते। विंड की वजह से विल को एक पुशबैक लगता है, पर साइरस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है और नीचे से एक बेल आती है जो कि साइरस के कंधे में घुस जाती है। वो उसे जख्मी कर देती है। वो सोचता है कि ये क्या हुआ, तो विल उसे एक्सप्लेन करता है वो जो पेड़ मैंने उगाया है उसकी रूट्स जमीन के बहुत नीचे तक हैं, और जहां मैं चाहूं वो जा सकती हैं इस ग्राउंड में। वो प्रोफेसर बोर्ड की तरफ देख के थोड़ा सा चिंतित होता है। विल उसे कहता है प्रोफेसर बोर्ड की तुम इतनी क्यों सुन रहे हो। वो कहता है क्योंकि वो ताकतवर हैं। वो कहता है पर तुम भी तो नोबल फैमिली से हो। वो कहता है मेरी फैमिली में एज जेंडर कुछ मैटर नहीं करता, जो सबसे ताकतवर होता है वही हेड ऑफ हाउस बन सकता है, इसलिए सक्सेशन के लिए मेरी फैमिली में सब मेरे दुश्मन हैं। तो अब बकचोदी बंद हुई और असली मैच अब शुरू होता है, और फिर वो अपना विंड ड्रैगन अनवील करता है। साइरस भी बोलता है अच्छा तो ये डिक्लेरेशन है मेरे खिलाफ, तो मैं इसको फाइनल समझू ना, और तो मेरा भी सीक्रेट कार्ड खेलने का टाइम आ गया है। और एक वो स्पेशल सीड निकालता है यग्ड्रेसिल की, जो कि एक जाइंट ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें वो अपना पूरा माना भेज देता है ताकि वो जल्दी से बड़ा हो, और दोनों टकराते हैं, उसका विंड ड्रैगन और यहाँ से वो पेड़। वो विंड ड्रैगन उस पेड़ को काट देता है और वो पेड़ हवा में उछल जाता है बहुत ऊंचा। साइरस को लगता है वो जीत गया, और एक वो सांस लेता ही है कि वो देखता है कि वो कटा हुआ पेड़ जो हवा में था वो साइज में बढ़ता जा रहा है। असल में ये ट्री की एक ब्रांच ही काफी लार्ज होती जा रही है। वो उसकी एक मूवमेंट डिस्ट्रैक्शन की उसके लिए महंगी पड़ने वाली थी, क्योंकि विंड ड्रैगन उसने अनलीश कर रखा था, तो वो उससे अब डिफेंस नहीं कर सकता था, और वो पेड़ आके सीधा उस पे गिरता है। विल आगे बढ़ता है और साइरस पे अपना चाकू तान देता है। साइरस अपनी हार कबूल कर लेता है और कहता है आई एम डिफीटेड। विल अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है ये बढ़िया मैच था, प्रोडोजी से यही एक्सपेक्ट करते हैं। वो कहता है नहीं, ये बढ़िया नहीं था। वो कहता है इसका मतलब क्या है। इतने में एक आवाज़ आती है मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, और साथ ही बिजली का हमला होता है। वो प्रोफेसर बरा बोर्ड आगे आते हैं और उस पेड़ को उखाड़ के फेंक देते हैं लात मार के। साइरस को उठाते हैं और कहते हैं मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, तुम्हारी ट्रेनिंग फिर से शुरू करनी होगी। और वो ऑडियंस की तरफ देख के भी चिल्लाते हैं मैं तुमसे भी डिसअपॉइंटेड हूँ, तुम सबको भी फिर से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि एक हीलर को फर्स्ट पोजीशन मिली है। विल कहता है प्रोफेसर आप कुछ ज़्यादा है नहीं बोल रहे, मैं हूँ जो ये मैच जीता है। इसका मतलब ये नहीं कि साइरस वीक है, ये क्लोज फाइट थी। वो बोलता है अपनी बकवास बंद कर, क्लोज फाइट प्रॉमिस वगैरह सब बकचोदी है। बैटल फील्ड में सिर्फ हमारी एबिलिटी ही काम आती है, और अगर तुम वहाँ हार गए तो तुम वहाँ मरते ही हो, जिंदा वापस नहीं आते।
वो कहता है तो मैंने आपके स्टूडेंट साइरस को हराया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी एबिलिटी प्रूव करी है, मैं एक हीलर हूँ। तो वो बोलता है चुप रह, ऐसी स्ट्रेंथ से तू क्या ही कर लेगा। और विल को फिर अपना पास्ट टाइम याद आ जाता है, जब बराड ने ही उसको कॉलर पकड़ा था और कहा था कि तेरे जैसे कमज़ोर हीलर का काम सिर्फ भागना है, तू मेरे स्टूडेंट्स को भी ढंग से नहीं बचा पाया जो मॉन्स्टर से लड़ पा रहे हैं, तेरी वजह से साइरस मर गया पर तू उसे हील नहीं कर पाया, किस काम के ही हो तुम हीलर्स। विल सोच रहा होता है प्रोफेसर बोर्ड की बात में पॉइंट तो है, अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे। और वो सोच रहा होता है इसलिए तो मैं वापस आया हूँ अपनी उसी कमज़ोरी को हटाने के लिए, वो स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। वो कहता है प्रोफेसर बोर्ड, अगर मैंने आपको हरा दिया क्या आप मेरे को एक्नॉलेज करोगे। प्रोफेसर बोर्ड रेफरी से कहते हैं तुमने सुना ना, जैसे ही मैच डिक्लेयर होता है तो कमज़ोर लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, तो जाओ इसे ले जाओ। रेफरी कहता है प्रोफेसर बोर्ड आप सीरियस तो नहीं हैं, आप एक स्टूडेंट से ऐसे कैसे लड़ सकते हैं। वो कहते हैं ये मेरा सिलेक्शन एग्ज़ाम है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। वो फिर रेफरी एक बार विल की तरफ देखता है और उसका दृढ़ निश्चय देखते हुए कहता है चलो स्पेशल मैच बिटवीन प्रोफेसर बोर्ड और विल अब शुरू होता है। प्रोफेसर बोर्ड कहते हैं अब मैं तेरे को दिखाता हूँ कि तेरा लेवल कितना लो है। विल सोचता है कि मेरी मैजिक पावर इस टाइम काफ़ी लो पे है और मैं सबसे ताकतवर ओपोनेंट को फेस कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल तरीके से तो जीत नहीं पाऊँगा। वो अपना मैजिक यूज़ करने ही वाला होता है कि बोर्ड कहता है स्लो, काफ़ी स्लो, और फिर वो अपने लाइटनिंग मैजिक तुरंत यूज़ करता है विल पे और कहता है मैं तेरे को 3 चीज़ें बताता हूँ कि मैं ज़्यादा ताकतवर क्यों हूँ। पहला, मैं अपने दुश्मनों को दूर से ही सप्रेस कर सकता हूँ बिना पास जाए। दूसरा, मेरी स्पीड उनको अटैक करने से रोकती है। तीसरा, मैं सबको एक स्ट्राइक में ही ख़त्म कर देता हूँ। ओह, वो कहता है मैं बोल भी किससे रहा हूँ, अब तो तुम सुन भी नहीं सकते है ना। वो उधर से आवाज़ आती है विल की, कहाँ तुमने मेरे को एक स्ट्राइक में ख़त्म करा। विल मन ही मन सोच रहा होता है अच्छा है मेरे को पता था इनकी यूनिक एबिलिटी लाइटनिंग मैजिक है, और अगर लाइटनिंग मैजिक से मेरे दिल या दिमाग को कुछ हो जाता तो मैं कितना भी हीलिंग मैजिक यूज़ करूं कुछ नहीं हो पाता। इसलिए मैंने पहले ही ब्लड सर्किट तैयार कर लिया था जिससे मैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकूं। असल में उसने अपने हाथ पे चाकू घोंप लिया था, चाकू मेटल का था तो बिजली डायरेक्ट वहीं आएगी और फिर उसके खून और पैरों से होते हुए ज़मीन में चली जाएगी जिससे उस पर इम्पैक्ट कम पड़ेगा। तो विल काउंटर अटैक की सोच ही रहा होता है कि आगे से प्रोफेसर बोर्ड कहते हैं अच्छा तुमने खुद को बड़ी मुश्किल से किसी तरह बचा ही लिया, लेकिन मेरे बिजली के झटके का एक और साइड इफ़ेक्ट है पैरालिसिस। देखता हूँ मैं भी तुम कितनी देर तक झेल पाते हो। वो एक और बिजली का झटका तैयार करते हैं। विल कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, पर प्रोफेसर अपना बिजली का झटका उस पर यूज़ करते हैं। विल किसी तरह अभी भी अपने पैरों पे खड़ा था। वो सोच रहा है यार ये तो कोई भी ओपनिंग नहीं दे रहे, अब मेरे पास एक आखिरी रास्ता ही बचा है उस सीड को यूज़ करने का, और मेरा आखिरी माना भी। और फिर वो सीड ज़मीन में गाड़ता है और बोलता है उगो वाटर ट्रेजर ट्री उगो। ये एक ऐसा पेड़ है जो कि धरती के नीचे से बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करके रखता है। वो उसको लाइटनिंग शील्ड की तरह यूज़ करना चाह रहा था, पर प्रोफेसर बोर्ड बोलते हैं तो क्या हुआ, और वो अपनी बिजली फिर से यूज़ करते हैं और अपनी एक ही बिजली से वो उस ट्री को तबाह कर देते हैं। वो नष्ट हो जाता है उनके एक ही बिजली के झटके से। वो कहते हैं क्यों क्या हुआ, यही थी क्या तेरी लास्ट ट्रिक, ये डिफेंस टेक्निक है। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं उस ट्री में से मशरूम निकल रहे हैं। वो कहता है ये क्या बकचोदी है। विल कहता है मेरे को लगा नहीं था ये काम करेगा, पर फिर भी काम कर गया। कुछ ऐसे मशरूम होते हैं जो कि पेड़ पे बिजली के गिरने के बाद जल्दी से उगते हैं, और ये मशरूम सिर्फ बिजली के गिरने के बाद उगते ही नहीं हैं, इनका एक और काम भी होता है। वो सोच ही रहा होता है बोर्ड या आखिर क्या काम होगा कि वो महसूस करता है कि उसकी बॉडी नम हो गई है। वो इस प्रोसेस कर ही रहा होता है कि इतने में विल अपने फिजिकल एनहेंस मैजिक से प्रोफेसर बोर्ड पे अपना पंच लेके चार्ज करता है, पर प्रोफेसर बोर्ड उसको इजीली काउंटर कर देते हैं अपने इलेक्ट्रिक पंच के साथ। वो कहते हैं इडियट,
ऑब्वियसली मैं क्लोज कॉम्बैट में तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ और पावरफुल हूँ। मेरा यूनिक मैजिक इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेट करता है, तो उसकी मदद से अगर मैं अपनी फिजिकल कैपेसिटी बढ़ाऊं तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि पैरालिसिस उसके लिए कुछ भी नहीं है। विल सोचता है, नहीं यार, इतना सब करने के बाद भी मैं इन्हें नहीं हरा पाया। वो कहते हैं अब तेरी लॉस है, और वो विल को एक और पंच मारने जा ही रहे होते हैं कि प्रोफेसर वोरेनिका बीच में स्टेप इन कर लेती है और कहती है बस बहुत हो गया, अब तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो प्रोफेसर बॉर्ड। मैच का रिजल्ट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो आगे फाइट करना पॉइंटलेस है। वो कहता है ये बंदा हीलिंग मैजिक यूज करके अपने वॉन्ड्स ठीक कर सकता है, तो ये अभी भी फाइट कर सकता है। वो कहती है वो तब होता जब इसके पास कोई मैजिक पावर लेफ्ट होती, इसके पास अभी कोई स्टैमिना नहीं है। वो कहता है ये लैक कर रहा है सिर्फ फाइटिंग स्पिरिट। वेरोनिका भी गुस्से में चार्ज हो जाती है, ये पॉइंटलेस डिस्कशन है, शांत रहो। और वो दोनों एक दूसरे पे हमला करने जाते हैं, पर तभी एक आवाज आती है बहुत हुआ, और हेडमास्टर आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम दोनों का यहाँ लड़ना पॉइंटलेस है, बोर्ड तुम भी अब रुक जाओ और जाओ यहाँ से। बोर्ड इस बार कुछ नहीं कहता और हेडमास्टर की बात सुन के वहां से चला जाता है। हेडमास्टर प्रोफेसर वेरोनिका से कहते हैं मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चीजें ढंग से एक्सप्लेन नहीं करी। और फिर वो सबको अनाउंस करते हैं, सारी ऑडियंस को, कि अब फाइनल सिलेक्शन एग्जाम यहीं पे खत्म होता है, तो सब लाइन बनाओ और ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर जाओ। विल खुद को हील करने की ट्राई कर रहा होता है, पर उसकी मैजिक पावर खत्म हो गई थी। तो प्रोफेसर वेरोनिका आती है और उसको प्रिंसेस स्टाइल में कैरी कर लेती है। विल थोड़ा सा शर्माता है और कहता है प्रिंसेस प्रोफेसर वेरोनिका नहीं नहीं। वो कहती है तुमने अच्छा करा है, अब रेस्ट करो। वो कहता है अच्छा नहीं, अच्छा तो नहीं करा मैंने, मन ही मन सोचता है। फिर अगले दिन वो सोच रहा होता है तो फर्स्ट क्लास बैटल में जैसा होता है, उनकी टेक्निकल रिफाइनमेंट सब बेहतरीन थी, पर फिर भी वो लोग ह्यूमैनिटी को बचा नहीं पाए, तो मेरे को और भी ताकतवर बनना होगा। विल हेडमास्टर से मिलने जाता है क्योंकि उन्होंने उसे समन करा होता है। वो कहते हैं विल तुम्हारी इंजरीज अब ठीक हो गई हैं, तो मतलब अब तुम मॉन्स्टर सब्जुकेशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे। वो कहता है मैं सिलेक्ट हो गया। वो बोलता है हाँ, तुम, एरिस और साइरस सब सिलेक्ट हो। पर वो कहता है प्रोफेसर बोर्ड तो मना कर रहे थे कि तुम पास नहीं कर पाए। वो कहता है वो उसका तरीका है स्टूडेंट्स का फुल पोटेंशियल निकालने का, पर हर साल वो ऐसा ही करता है, पर फिर भी वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पास कर देता है। विल सोचता है प्रोफेसर बोर्ड का तरीका और एक्शन मैं मानता नहीं हूँ, पर फिर भी वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन में पिछले जन्म में भी अच्छे से लड़ रहे थे। अब आखिरकार मैं मॉन्स्टर सब्जुकेशन पे जा ही पाऊंगा और इस बार फ्यूचर चेंज करने की पूरी कोशिश करूंगा। मॉन्स्टर्स ओरिजिनली उन क्रीचर्स को कहते हैं जो कि मैजिक पावर पोजेस करते हैं, पर सब ह्यूमैनिटी के लिए खतरनाक नहीं होते। कुछ कुछ सर्वाइवल के लिए भी ह्यूमन पे अटैक करते हैं। अगर हम उनकी इकोलॉजी ढंग से समझ सके तो वो हमारे साथ बिल्कुल नेबर्स की तरह रह सकते हैं। पर ये सब तब बदला जब लाल चांद आया था, जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर्स विशियस बन गए थे। और उसके 2 साल बाद डीमन किंग इस धरती पे आया, जिससे ह्यूमैनिटी में जितने भी सारे बैटल मेजेस थे, नाइट्स थे, पहले तो वो मारे गए, जिससे फ्रंट लाइन पूरी कोलैप्स हो गई। और कुछ ही महीनों में बाकी की सारी ह्यूमैनिटी भी क्रैश हो गई। मैं ये ट्रेजेडी फिर से रिपीट होने नहीं दूंगा। इस बार मैं फ्यूचर चेंज करके ही रहूंगा। हेडमास्टर कहते हैं यही वो आंखें हैं जब मैं तुमसे पहली बार मिला था बिल्कुल ऐसी ही दिख रही थी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। वो कहते हैं मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ, पर हमें बताने से पहले ही सीन शिफ्ट हो जाता है और आ जाता है कैरिस सीन पे, जब वो निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। विल प्रोफेसर बर्ड को देखता है और कहता है आप, मैंने सुना है कि आप स्ट्रिक्ट इसलिए हो ताकि कैडेट्स अपना बेस्ट दे सके। वो कहता है हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम एक वीकलिंग हो जो मेरे पे एक हिट भी नहीं कर पाया, तो कॉकी मत होना। पर फिर भी मैं तुम्हें एक चीज कहना चाहूंगा, साइरस को हील करने के लिए शुक्रिया। साइरस भी पीछे से कहता है
शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरे को हील करा। अब मैं ट्रेनिंग पे जाकर और भी ज्यादा ताकतवर बन पाऊंगा। विल उसकी तरफ फिस्ट बम करते हुए कहता है, बिल्कुल हम साथ में ताकतवर बनेंगे। वो सोचता है जितने ज्यादा बैटल मेजेस हों उतना ही अच्छा है ह्यूमैनिटी के लिए। प्रोफेसर वेरोनिका कहती है, अब हमें कैरेज में बैठना चाहिए, चलने का समय हो रहा है। वो कहता है ठीक है। फिर वो कहती है, डंकल फॉरेस्ट बस आने ही वाला है। अब मैं तुम्हें सारी ट्रेनिंग डिटेल्स की कंफर्मेशन दे देती हूँ। इस टाइम हम गॉब्लिन सब्जुगेशन रिक्वेस्ट करेंगे, जिसमें 3 स्टूडेंट्स एक पार्टी फॉर्म करेंगे, एक हमारी एकेडमी से, एक स्पोर्ट्समैन और एक हीलिंग एकेडमी से, और साथ ही साथ सपोर्ट के लिए एक टीचर प्रोवाइड करा जाएगा। तो चलो हम पहुंच गए हैं और स्पोर्ट्समैन एकेडमी के स्टूडेंट हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो जैसे ही कैरेज से उतरता है तो एक लड़की मास्टर विल बोल के उसके गले लग जाती है। वो बोलता है, रुको रुको 1 मिनट, तुम हो कौन, मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो कहती है, अच्छा आपने मेरे को पहचाना नहीं, मैं माई हीरो एकेडमिया की हेडमास्टर की ग्रैंड डॉटर मैरी गोल्ड ग्रैन हूँ। वो कहता है, अच्छा तो तुम वही लड़की हो जिस पे मैंने हीलिंग मैजिक यूज करा था। वो पूछता है, तो तुम कैसी हो, अब कैसा महसूस कर रही हो। वो कहती है, परफेक्टली फाइन। मैं माफी चाहूंगी कि मैं आपको अच्छे से शुक्रिया अदा नहीं कर पाई। वो कहता है, नहीं नहीं, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने पहले ही मेरे को एकेडमी में इंट्रोड्यूस करके एहसान कर दिया। वो कहती है, मैं आपको फेवर रिपे करना चाहती थी, पर मेरे पास मैजिक का कोई टैलेंट नहीं है, पर मेरी स्पोर्ट्समैनशिप बहुत अच्छी है और वहाँ की मैं टॉप स्कोरर हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। वो सोचता है, बेड रिडन से सीधा टॉप स्कोरर, इसका टैलेंट तो मॉन्स्ट्रस है काफी। वो कहती है, अब मैं आपकी मदद करूंगी मास्टर विल मॉन्स्टर सब्जुगेशन में, मैं आपकी ही पार्टी हूँ। और मेरे को लगता है वो दूसरी एकेडमी के स्टूडेंट भी आ ही गए होंगे, तो चलो चलते हैं। वेरोनिका कहती है, इनकी पार्टी काफी लाइवली है मैरी, हमें अपनी भी रखनी पड़ेगी। और फिर वो एक कैरेज के पास जाती है और चिल्लाती है, मास्टर रैन और मास्टर टर्फ क्या अंदर हैं? तो एक व्यक्ति बाहर आता है। वो बोलता है, अच्छा तो तुम ही हो वो स्टूडेंट्स जो हमारी पार्टी ज्वाइन करोगे। विल सोचता है, ये तो मेरे मेंटोर हैं पिछले जन्म के, इनसे मिलकर काफी खुश होता है वो कि ये तो बिल्कुल टॉप हीलर ही हैं और मेरी इनसे मुलाकात होगी। वो सोचता है ये। इतने में एक पीछे से आवाज आती है, मास्टर मेरे को भी नीचे उतरने दो। वो होता है टर्फ। मैरी उसे खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि वो है मैरी गोल्ड ग्रैन फ्रॉम स्पोर्ट्समैन एकेडमी। वो भी शर्माते शर्माते कहता है, मैं टर्फ हूँ। पर वो जब मैरी और विल को हाथ पकड़े हुए देखता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और जेलिसी से पूछता है, तुम कौन हो? तो वो कहता है, मेरा नाम विल है और मैं हीरो एकेडमिया से हूँ। तो वो कहता है, अच्छा तो तुम ऑफेंसिव मेज हो। रेन कहता है, तो चलो अपना मिशन शुरू करते हैं, तुम जो चाहो करना चाहो कर सकते हो, मैं तुम्हें दूर से देखूंगा। वो कहता है, मास्टर क्या मैं आपको मेंटोर बुला सकता हूँ? वो बोलता है, क्यों? वो कहता है, मैं हीलिंग मैजिक यूज कर सकता हूँ पर मेरा कोई मेंटोर नहीं है, इसलिए मैं आपको वो बुलाऊंगा। वो कहता है, ऑफेंसिव मेज और हीलिंग मैजिक, चलो तुम्हें जो करना है करो, मेरे को जो बुलाना है बुला लो। मैरी कहती है, मैं भी आपको मास्टर बुलाऊंगी मास्टर। और फिर वो सब चल देते हैं सब्जुगेशन क्वेस्ट पे। गॉब्लिन्स फॉरेस्ट में बहुत अंदर थे तो उन्हें एक कैबिन एलोकेट करा गया था, जिसमें वो टर्फ को छोड़ते हैं, जैसे कि हीलर को बैग छोड़ देते हैं, और वो तीनों चल देते हैं जंगल में गॉब्लिन्स हंट करने। विल उसकी स्वॉर्ड पूछ के कहता है, मैरी तुम इतनी भारी स्वॉर्ड हिला पाओगी? और गॉब्लिन्स मैरी पे हमला कर रहे होते हैं। वो कहती है, बिल्कुल क्यों नहीं। और वो इतनी बड़ी स्वॉर्ड ऐसे स्विंग कर रही थी जैसे कि वो कोई लाइट फेदर हो और वो बस उसको हिला रही हो। उसने 3-4 स्विंग्स में ही जिन गॉब्लिन्स ने उस पर अटैक करा था सबको लिटा दिया था। विल देख के हैरान था कि ये स्वीट सी लिटिल सी दिखने वाली मैरी इतनी ताकतवर कैसे है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा। सायोनारा दोस्तों, बाय बाय। गॉब्लिन्स नंबर में बहुत ज्यादा थे, उन्होंने मैरी को चारों तरफ से सराउंड कर लिया था। रेन कहता है कि मैरी की स्पोर्ट्समैनशिप अच्छी है पर उसमें अभी भी काफी कमियां हैं, देखो जैसे गॉब्लिन्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है तो उसे काफी दिक्कत हो रही है। वो विल को कहता है, जाओ अब तुम्हारी बारी है।
विल सोचता है आखिर अब मेरा टाइम आ ही गया इन मॉन्स्टर्स पे अटैक करने का। वो थोड़ा टेंशन में था। रेन उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है तुम्हारे शोल्डर्स स्टिफ हो रहे हैं, ज़्यादा टेंशन मत लो, रिलैक्स करो। वो सोचता है हाँ ये वैसे ही है जैसे पहले थे, और वो अपना फिजिकल एनहेंस मैजिक यूज करता है और सीधा गॉब्लिन्स को अपने डैगर की मदद से काटने लग जाता है। वो मैरी के पीठ से अपनी पीठ मिलाता है और बोलता है मैं तुम्हारे पीछे कवर दूंगा, तुम आगे। मैरी कहती है बिल्कुल, और वो दोनों गॉब्लिन्स को हराना चालू कर देते हैं। रैन ये देख के काफी खुश था। विल सोचता है हमने इतने सारे मॉन्स्टर्स को हरा ही दिया, और वो ये देख के भी खुश था कि आखिरकार वो अपने मैजिक की मदद से मॉन्स्टर को हरा पा रहा है। मैरी उसकी तरफ उछलते हुए आती है, वो बोलती है मास्टर विल आप तो तलवारबाजी में भी बहुत अच्छे हो। रैन उन दोनों की पीठ थपथपाता है और बोलता है शाबाश, तुम दोनों ने बढ़िया काम करा, तो चलो अब चलते हैं। मैरी फील करती है जैसे ही रेन ने उसको हाथ लगाया था ना उसकी कमर में, वो उसकी थकावट चली जाती है। विल उसे समझाता है कि ये मास्टर की पावर ही है, वो बिना किसी को दिखाए उनको वो चुपचाप हील कर सकते हैं ट्रेडिशनल हीलर्स की बजाय, क्योंकि वो शो ऑफ करना पसंद नहीं करते। मैंने उनसे पूछा भी था एक बार में कि वो ऐसा क्यों करते हैं, पर वो कहते हैं कि हीलिंग मैटर करती है, उसका तरीका नहीं। फिर हम देखते हैं वो सब रात को कैबिन में आ जाते हैं और खाना खा रहे होते हैं जो टर्फ ने उनके लिए तैयार करा होता है। टर्फ कहता है तुम सब बिना घायल हो आए, बढ़िया बात है, पर यार मेरे को तो कुछ काम करने को नहीं मिला। रेन कहता है चिंता मत करो, तुमने हमारे लिए ये हीलिंग वाला खाना बनाया, ये भी बहुत टेस्टी बना है, पर हाँ इसका क्रेडिट मेरे को ही तो जाता है, मैंने ही तो तुम्हें स्पाइस दी थी। टर्फ कहता है हाँ हाँ मास्टर आपने ही दी थी। मैरी पूछती है मास्टर आप इतने अच्छे कैसे हो स्ट्रैटेजी बनाने में? तो टर्फ उसे बताता है मास्टर साइट्स पे जाते रहते हैं। मैरी कहती है डेंजरस नहीं है। वो कहता है मेरे को अपनी भागने की एबिलिटी पे पूरा विश्वास है, रेन कहता है। विल सोचता है ये कहते जरूर है ये भाग जाएंगे, पर मैं जानता हूँ जब ऐसी कोई दिक्कत आई ये किसी की जान बचाने से पीछे नहीं हटेंगे, और इसी वजह से इनकी जान भी गई थी। मास्टर को खोना ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा ब्लो था, इस बार मैं ये नहीं होने दूंगा, ये फेट मैं चेंज करके रहूंगा। विल यही सोचता है। और दूसरी साइड हम देखते हैं बहुत सारे गॉब्लिन्स इकट्ठा हो रहे थे एक रेड माना स्टोन के जरिए, और वो एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे जिनको लीड कर रहा था एक बड़ा सा मॉन्स्टर जिसकी अभी हमें शक्ल नहीं दिखाई गई, जो हमें फ्यूचर में दिखाएंगे ये। अगले दिन वो फिर से गॉब्लिन सब्जुगेशन क्वेस्ट के लिए निकल पड़ते हैं। उन्होंने पिछली बैटल से अपनी सारी गलतियों पे चर्चा करी है और एक बढ़िया टीम वर्क और अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने की पूरी ट्राई करी है। वो सोच रहे थे अगर इसी पेस से चलते रहे तो एक और दिन में ये क्वेस्ट वो कंप्लीट कर लेंगे, पर जैसे ही वो जंगल में काफी दूर तक आ गए रेन कहता है अब हमें वापस चलना चाहिए। विल कहता है पर अभी तो हमने किसी को मारा ही नहीं, तो रेन समझाता है यहाँ पे गॉब्लिन्स का कोई भी साइन नहीं है, और गॉब्लिन्स की सेंस ऑफ टेरिटरी बहुत अच्छी होती है, अगर कोई आउटसाइडर वहां आता है तो वो फटाफट चार्ज करने लग जाते हैं, और हम इतनी देर से यहाँ चल रहे हैं और अभी तक हमें एक भी नहीं दिखा, तो कुछ गड़बड़ है। तो अभी हम अपनी दूसरी टीम के साथ मिलते हैं और यहाँ से चलते हैं। मैरी कहती है अच्छा वेरोनिका का बेस भी यहीं पे है, तो चलो वहीं चलते हैं। और वो उस रास्ते की तरफ जाने लगते हैं कि अचानक से वो देखते हैं, और जो विल देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एरिका को एक स्केयर क्रो की तरह एक लड़की से एरिका को एक स्केयर क्रो की तरह एक लकड़ी से बांध रखा था। मैरी भागती है मैं तुम्हें बचाऊंगी, और वो एक ट्रैप में गिरने ही वाली होती है कि वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है और किसी तरह खुद को उस ट्रैप में गिरने से बचा लेती है। विल सोचता है ये एरिका को बेट की तरह यूज कर रहे हैं। रेन चिल्लाता है अपने हथियार तैयार करो और गॉब्लिन्स आ रहे हैं। तीर उड़ के रेन की तरफ आते हैं, पर इस बार विल उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। बहुत सारे गॉब्लिन्स उनके सामने अपीयर हो जाते हैं। विल कहता है हमें घेर लिया गया है। उसको यही याद आता है, यही कनिंगनेस, ये तो वो मॉन्स्टर तब दिखाते थे जब वो लाल चांद अपीयर होता था,
पर उसको तो अभी 2 साल और थे कि मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी अब तैयार करनी पड़ेगी। वो ये सोच ही रहा होता है। वो देखता है एरिका सांस ले रही है, अभी वो जिंदा है। वो सोचता है अब ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना, और वो अपना मैजिक प्रिपेयर करता है। एरिका बोलती है यहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन्स हैं, चले जाओ यहाँ से। पर मैरी बोलती है हम इन्हें संभाल लेंगे। विल अपने प्लांट मैजिक के यूज से अर्थ गोलम्स तैयार करता है। वो मैरी को बोलता है अब तुम्हें फॉरवर्ड जाके लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम दूर से अपना ऑरा चार्ज करो और एक हैवी ब्लो दो उनको, ताकि उनकी फॉर्मेशन डिस्टरप्ट हो सके। मैरी अपना ऑरा चार्ज करती है और एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट से उन गॉब्लिन्स की फॉर्मेशन डिसरप्ट कर देती है। एक गॉब्लिन उसकी तरफ उछल के आ रहा होता है, पर विल उसे काट डालता है। रेन बोलता है तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम करा, अब मैं जाके एरिका को बचाता हूँ। पर विल को एक बैड फीलिंग थी, क्योंकि उसको कुछ याद आ रहा था रेड मून के इफेक्ट्स, कैसे वो मॉन्स्टर विशियस प्लान बनाते हैं। वो देख रहा था रेन को एरिका की तरफ जाते हुए कि अचानक से बीच में से कुछ निकलता है, ग्राउंड के बीच में से, और वहां से एक बहुत बड़ा ओगर निकलता है रेन की आंखों के आगे। विल सोचता है कि वो मेरे से बहुत दूर है, मैं कैसे बचाऊं, मैं मास्टर को फिर से नहीं खोना चाहता। वो ओगर रेन पे अपना मुक्का मारने की पूरी ट्राई करता है। विल दूर से खड़ा ये सब देख रहा था, वो मास्टर को नहीं खोना चाह रहा था। पर हम देखते हैं कि रेन ने एक इंस्टेंट मूवमेंट के साथ ओगर का वो पंच डॉज कर लिया। विल सोचता है क्या ये फिजिकल एनहेंसमेंट था, मेंटोर हमारे हीलिंग मैजिक ऑफेंसिवली यूज कर सकते हैं। वो ये देख के हैरान था। दूसरी साइड रेन ओगर्स के सारे अटैक अपनी स्पीड की वजह से डॉज कर रहा था, और वो इंस्टेंटली ओगर के पीछे आता है और उसकी गर्दन पे हाथ रख के अपना एक मैजिक यूज करता है, और ओगर नीचे गिर पड़ता है। विल पूछता है मास्टर ये क्या वही मूव था जो मैं सोच रहा हूँ? वो कहते हैं बिल्कुल, एक अच्छा मेंटर अपने डिसाइपल से भी जरूर सीख सकता है। विल कहता है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू मास्टर। मैरी भी कहती है बहुत कूल था ये। और रेन इस बार एरिका के हाथ खोलता है और उसको वहां से आजाद करता है। विल पूछता है मास्टर आपकी स्ट्रेंथ की मदद से हम इन सबको ही वाइप आउट कर सकते हैं? वो कहता है ऐसी सिली बात मत करो, तुम जानते हो मैं एक हीलर हूँ और मैंने सिर्फ ओगर को सुलाया है, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, चाहे वो एक मॉन्स्टर ही क्यों ना हो। विल सोचता है मास्टर ऐसे ही थे, और वो वहां से निकलने लगते हैं। वो गॉब्लिन्स के एनसर्कलमेंट को डिस्ट्रॉय करते हुए अपना एक रास्ता बनाते हुए वहां से भागने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर वो एक जगह पे अपनी ब्रेथ कैच करने के लिए रुकते हैं। रेन एरिका पे अपना हीलिंग मैजिक यूज करता है और उसको जगाता है। एरिका उठती है, वो बोलती है मैं कहाँ हूँ? मैरी कहती है चिंता मत करो, तुम अब सेफ हो। विल पूछता है मैं तुम्हारे उठने के बाद ये पूछना तो नहीं चाहता, पर मेरे को ये बताओ आखिर हुआ क्या एरिका, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही थी? एरिका बताती है कल की सब्जुगेशन क्वेस्ट तो बढ़िया गई थी, पर जब हम सुबह उठे तो हम देखते हैं कि प्रोफेसर वेरोनिका वहाँ थी नहीं। उन्होंने सिर्फ एक नोट छोड़ा हुआ था कि तुम स्टैंड बाय पे रहो, और हम सब काफ़ी टेंशन में आ गए थे उस नोट को पढ़कर कि वो वापस कब आएंगी। पर बाकी दोनों ने मुझे कहा कि वो तुम्हारी प्रोफेसर है, इसलिए तुम्हें उन्हें ढूंढने जाना पड़ेगा। विल सोचता है एरिका ऐसी है, वो किसी को ना नहीं कर पाती, पर ये लाफिंग मैटर नहीं है। वो आगे बताती है कि जैसे ही मैं फॉरेस्ट में एंट्री करती हूँ मुझे एक अजीब सी खुशबू आती है, सुगंध सी आती है, और फिर उसके बाद मुझे याद नहीं कि आखिर हुआ क्या। रेन कहता है ये मतलब किसी फ्लावर से इसको स्लीप करवा दिया गया और इसको कुछ याद नहीं, ये कुछ गड़बड़ है। चलो इनके बेस चलते हैं और वहां चल के देखते हैं आखिर हुआ क्या। और जब वो वहां पहुंचते हैं वो देखते हैं एरिका का जो बेस था वो डिस्ट्रॉयड था। विल ये सब देख के सोच रहा होता है ये तो वो रेड मून वाला सीन हो रहा है कि जब मॉन्स्टर्स प्रोएक्टिव होते थे और वो ह्यूमंस को देखते ही उन पे हमला करना चालू कर देते थे। रेन बताता है यहाँ पे कुछ स्ट्रगल का साइन नहीं लग रहा, वो दोनों लौंडे जरूर भाग गए होंगे यहाँ से। वो रेन बोलता है ना कि अब हम दो ग्रुप में स्प्लिट होते हैं, मैं और तुम तीनों जाके टर्फ को देखो तुम्हारे बेस पे क्या हुआ, और मैं जंगल में छानता हूँ। वो जब वहाँ पहुँचते हैं
अपने बेस पे, तो वो देखते हैं टर्फ तो बिल्कुल ठीक था, वो साला तो खाना पका रहा था बिना किसी टेंशन का। और मैरी उसका हाथ पकड़ के बोलती है, मैं जान के काफी खुश हूँ कि तुम ठीक हो टर्फ। टर्फ थोड़ा सा शर्मा जाता है, पर विल को कुछ और एहसास होता है और वो सोचता है हमारा पीछा करा जा रहा है। और जब वो बाहर जाके देखते हैं तो वही जाइंट ओगर और बहुत सारी गॉब्लिन्स आर्मी खड़ी थी। एरिका की तो फट के चौसठ हो गई थी, ये क्या है। विल सोचता है अब मेरे को दिख रहा है मैं कितना पथेटिक हूँ, अब हम तीनों मिलके इन सब की बैंड बजाएंगे, तो तैयार हो जाओ। विल कहता है कि अगर इतने बड़े झुंड से हमें जीतना है तो हमारा टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो मैरी, तुम आगे की तरफ फ्रंट की तरफ रश नहीं करोगी, तुम बस जहाँ खड़ी हो वहीं से स्ट्राइक करोगी। ये वुड गोलम्स को आगे जाके टैंक करने दो। और वो एरिका को कहता है कि तुम जो गॉब्लिन्स को झुंड में आने से रोको अपनी आग की मदद से। वो कहती है पर मेरे जैसा कोई ऐसे कैसे रोक पाएगा, मैं वैसे ही डर जाती हूँ। वो कहता है चिंता मत करो, तुम्हारी फ्लेम्स एक डिफरेंस क्रिएट करेगी, अपने पे विश्वास रखो। एरिका अपना मैजिक यूज करती है, फायर मैजिक, जिससे गोब्लिन डर के पीछे हटने लगते हैं। वो बोलती है ये मैंने कर लिया। वो सोचता है बढ़िया है, अब गॉब्लिन्स इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। पर वो ऑगर उस फ्लेम्स के बीच में से निकल के बिल्कुल अपनी छाती चौड़ी करके आगे आ रहा था। विल कहता है अच्छा तो तू इन गॉब्लिन से अलग ही लेवल पे है। वो अपने वुड गोलम को आगे भेजता है। एरिका उस वुड वुड गोलम पे अपना फायर मैजिक भी यूज कर देती है, बिल्कुल आग वाला गोलम बन जाता है और वो जाता है उस ओगर की डायरेक्शन में। मैरी एक स्ट्राइक से उस पे हमला करती है, एक डैशिंग स्ट्राइक, और वो एक दूसरे से तालियां बजाती है। क्या नाइस अटैक था हमारा। विल कहता है कोऑर्डिनेशन अच्छी थी पर ये काफी नहीं है। वो देखते हैं ओगर की रीजनरेटिंग एबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी है, उसका जो वूंड था वो हील होने लग गया था। ये देख के उन सबकी फट गई थी। और इतने में हम देखते हैं वो ओगर एक गॉब्लिन को उठाता है और बिल्कुल एक मिसाइल की तरह उसकी तरफ लॉन्च करता है। विल अपनी डैगर की मदद से किसी तरह उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। वो बोलता है ये साला पेन इन द एस है, ये इसके लॉन्ग रेंज अटैक। एक गॉब्लिन एरिका की तरफ उड़ के जा रहा होता है, पर मैरी उसे काउंटर कर लेती है अपनी स्वॉर्ड की मदद से। एक होम रन मारती है वो अपनी स्वॉर्ड को बेसबॉल का बैट समझ के, पट, और वो वापस उड़ता हुआ जाता है। मैरी कहती है मेरे को दिख रहा है तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटजी है विल, जाओ जाके वो अप्लाई करो, मैं ये स्पॉट पे हैंडल कर लूंगी सब। विल कहता है मैं तुम पे भरोसा रख के जा रहा हूँ, और वो तेजी से ओगर की तरफ बढ़ने लगता है। ओगर उस पे हमला करता है पर विल एक स्टेप बैक लेके उसे डॉज कर लेता है और लगातार अपने नाइफ की मदद से ओगर्स पे हमला करे जा रहा है। उसकी मोटी सी चमड़ी पे वो घाव दिए जा रहा है, पर ओगर जोर से चिल्लाता है और वो अपनी रीजनरेटिव एबिलिटी की मदद से सब कुछ हील कर लेता है। पर विल इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो फटाक से अपने फिजिकल एनहांसमेंट मैजिक की मदद से ओगर के पीछे जाता है और उसकी गर्दन पे हाथ रखता है। वो उसके अंदर ओवर ड्राइव यूज करता है, जिससे उसके अंदर की रीजनरेटिव एबिलिटी होती है ना, उसका लाइफ फोर्स, वो और तेजी से उछलने लगता है और वो उसी पे उल्टा पड़ जाता है। उसका जो दिल होता है, हार्ट होता है, वो फट जाता है और ओगर वहीं ढेर हो जाता है। विल सोचता है अब सिर्फ ये छोटू मोटू टुच्चू गॉब्लिन्स बचे हैं सिर्फ हराने के लिए। फिर वो तीनों मिलके बचे हुए गॉब्लिन्स पे वार करना चालू करते हैं, उनको एक एक करके नपेड़ने लगते हैं। मैरी खुशी से उनके गले लगते हुए कहती है ये आखिर हम सब जीत गए, वाओ। एरिका भी कहती है यहाँ हो। हमने किसी तरह से मैनेज कर लिया। विल कहता है पर ये अभी खत्म नहीं हुआ, हमें बाकी लोगों को ढूंढना पड़ेगा। इतने में उन्हें एक टोर्नेडो दिखता है दूर से। वो कहता है ये तो साइरस जरूर होगा, तो चलो उसी टोर्नेडो के डायरेक्शन में चलते हैं। वहां जाके उन्हें साइरस दिखता है। वो कहता है अच्छा है तुम लोग भी सेफ हो। इतने में इंस्ट्रक्टर बोर्ड आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे ग्रुप की कंपोजिशन तो कुछ अलग ही लग रही है, बाकी इंस्ट्रक्टर कहाँ हैं। इतने में रेन आ जाता है उन दो स्टूडेंट्स के साथ। वो बोलता है हम यहाँ हैं। विल दौड़ के जाता है मास्टर आप सब ठीक हो ना, आपको ये दोनों मिल गए।
रेन कहता है हाँ किसी तरह मिल गए, और जैसे ही मेरे को टोर्नेडो दिखा तो हम इसी डायरेक्शन में आ गए। तुमने भी काफी बढ़िया काम करा है, मेरे को तुम पे विश्वास था, और अच्छा है तुम कोई इंजर्ड भी नहीं हुए। बोर्ड कहता है यहाँ का एटमॉस्फेयर जो भी हो, ये बताओ वेरोनिका कहाँ मिस हो गई। वो विल भी कहता है हाँ हाँ वेरोनिका सेंसे को हमें ढूंढना पड़ेगा। फिर वो सब जंगल में वेरोनिका को ढूंढने के लिए एक ग्रुप बनाना तैयार करते हैं। विल अकेला जाता है और वो एक डायरेक्शन में जा रहा होता है, उसे वेरोनिका सेंसे दिख जाती है, पर वो जैसे ही उन्हें आवाज लगाने लगता है उसको वेरोनिका के हाथ में एक लाल सा वो रेड मून वाला मैजिक स्टोन क्रिस्टल जो भी कहो दिख जाता है। वो ये देख के थोड़ा सा घबरा जाता है, वो बोलता है वेरोनिका सेंसे, और जैसे ही वेरोनिका मुड़ती है उसकी आंखों में एक खूनी सी आग थी, जैसे कि अभी की अभी उसे वो टपका डालेगी। वो कहता है वेरोनिका सेंसे वो आपके हाथ में क्या है। वो कहती है तुम इसकी चिंता मत करो, अभी चलो हम यहाँ से चलते हैं, हमें एकेडमी में वापस भी जाना है। वो कहने लगता है पर वेरोनिका सेंसे जवाब तो दो, आप कहाँ थी, आप स्टूडेंट्स को छोड़कर कहाँ चली गई थी। वो थोड़ा सा हार्श टोन में अपनी तलवार पे हाथ रखते हुए कहती है तुम इस बात की फिक्र मत करो, मेरे कोई बुरे इरादे नहीं हैं, तो मैं आशा करती हूँ तुम ये बात अभी के लिए राज रखोगे। विल थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो सारे रिग्रुप हो जाते हैं अपने ग्रुप के साथ। विल जब कैरेज में बैठा था उसकी नज़रें वेरोनिका सेंसे पे ही थी कि आखिर है क्या। वो डाउट नहीं करना चाहता था क्योंकि वेरोनिका उसके पिछले जन्म की कॉमरेड थी, इसलिए वो इसी मकसद के साथ वेरोनिका का पीछा करने लगता है। और वो देखता है वो एक इंस्ट्रक्टर से बात कर रही है एकेडमी के बाहर जाने के लिए। वो छुप के ये बातें सुन रहा था, वो जानना चाहता था आखिर चल क्या रहा है। इंस्ट्रक्टर वेरोनिका से पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है पर्सनल बिजनेस। विल उस पे नज़र रखने की बिल्कुल तैयारी कर रहा था अपने कंसीलमेंट मैजिक की मदद से। वो सोचता है मुझे पता लगाना ही पड़ेगा आखिर ये चल क्या रहा है। विल धूप के कदमों से वेरोनिका का पीछा कर रहा होता है। वो एक मार्केट में आ जाते हैं। वो सोचता है यार मैं तो बिल्कुल एक स्टॉकर लग रहा हूँ, पर फिर भी मुझे अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ेगी। मैं वो ट्रेजेडी वापस से रिपीट नहीं होना दूंगा, मुझे वेरोनिका का नेम क्लियर करना होगा। फिर वो जब उस मार्केट को देखता है उसको कुछ पुरानी यादें याद आ जाती हैं। ये वही मार्केट है जहाँ पे वो पहले आया था अपने पिछली बार की लाइफ में, और वहाँ पे वेरोनिका ने एक हनी ब्रेड खरीदा था जो उसको भी दिया था, जो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट था। जहाँ पे उन दोनों की बात हुई थी कि वेरोनिका एक ना मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो ट्रैवल काफ़ी करती थी। वो बोल रही होती है पता नहीं है आगे हमें ये खाने को मिले या ना मिले, कल कल को मैं मर जाऊं क्या हो जाए। विल कहता है तुम चिंता मत करो, ऐसी बातें मत बोला करो। वेरोनिका कहती है मुझे तुम पे विश्वास है, तुम मुझे बचाओगे ना। विल कहता है बिल्कुल मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं विल उसी बात पे अफसोस कर रहा होता है कि वो वेरोनिका को उस टाइम बचा नहीं पाया था, पर इस बार वो कहता है मैं इसे बचा के ही रहूंगा कुछ भी हो जाए। इसके लिए मुझे सच्चाई अपनी आंखों से देखनी पड़ेगी। वो वेरोनिका का पीछा करते करते एक सीवर के टनल तक पहुंच जाते हैं और वो अपना कंसीलमेंट मैजिक थोड़ा सा और स्ट्रेंथन कर लेता है। वो वेरोनिका का पीछे पीछे उस गटर के अंदर भी घुस जाता है। वहां देखता है कि वो एक संदिग्ध आदमी से मिलती है जो कहता है वेरोनिका तुम बड़ी काम की हो, क्या वो चीज लाई हो जो मैंने तुम्हें कहा था। तो वेरोनिका उसी के आगे वो रेड क्रिस्टल निकालती है। वो कहता है बहुत बढ़िया शानदार, अब इससे हमारी चर्च की जो वो लाल मून वाली विश है वो जरूर पूरी हो जाएगी। तो विल सोचता है तो अच्छा तो मैं सही था, इस पत्थर का उस रेड मून से जरूर कोई लेना देना है। पर इतने में उसका कंसीलमेंट मैजिक वो खत्म हो जाता है, वॉर ऑफ हो जाता है, और वेरोनिका अपनी तलवार के साथ उस पर चार्ज करती है देखने के लिए आखिर कौन है। पर जैसे ही वो विल को देखती है विल बोलता है प्रोफेसर वेरोनिका। वो रुक जाती है। वो कहती है तुमने आखिरकार मेरा पीछा कर ही लिया, माने नहीं मेरी बात। विल कुछ कह पाता इससे पहले कि हम देखते हैं कि वहां पे जो वो वाटर सा है ना वहां से एक मॉन्स्टर निकल के बाहर आता है जिसके अटैक को वेरोनिका ब्लॉक करती है। वो शख्स कहता है मैंने कहा था ना तुम्हें अकेले आना है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, हमारी एग्रीमेंट तोड़ दी। मेरे को लगा था मेरे को एक नया कॉमरेड मिल गया है अपने ऑर्डर के लिए।
वेरोनिका कहती है फॉर अ रिकॉर्ड ये एक एक्सीडेंट था। तो वो कहता है अच्छा मैं कंक्लूजन पे जंप कर गया, इसका बस एक सिंपल सा इलाज है, हम इसे यहीं निपटा देते हैं, कोई विटनेस नहीं बचेगा। वेरोनिका कहती है मैं रिफ्यूज करती हूँ, मैं यहाँ सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हूँ। मेरे को अपने प्रेशियस स्टूडेंट को सैक्रिफाइस करने का कोई इरादा नहीं है। विल कहता है प्रोफेसर वेरोनिका आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वेरोनिका कहती है मेरी मिस्टेक है, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। उस दिन जब हम जंगल में थे तो मैंने वहां पे कुछ अजीब सा देखा। मैंने देखा कि गॉब्लिन्स बरसैकर मोड पे जा रहे हैं और पास में ये रेडस्टोन पड़ा था। मुझे कुछ गलत फीलिंग आ रही थी उस पे। जैसे ही मैंने अपना मैजिक उसमें डाला तो उसमें से लाल लाइट निकलने लगी और तभी ये शख्स आया था मेरे सामने जो मेरे को बोलता कि तुम पोटेंशियल फेलो हो हमारा ऑर्डर ज्वाइन करने के लिए। ये वहां पे बकचोदी पेल रहा था कुछ ज्यादा ही कि कौन सा मिशन ग्रांट करेगा। मैं इससे जानना चाहती थी कि तुम कौन हो, तो इसने मेरे को बताया कि मेरे को अगर इससे मिलना है तो दो कंडीशन। पहली तो मेरे को इस स्टोन में मैजिक पोर करते रहना होगा जिससे ये चमकता रहे, और दूसरी कि मुझे इसकी बताई हुई जगह पे अकेले आना होगा। इस वजह से मैंने अंडर कवर जाने का निर्णय लिया और आज हम यहाँ खड़े हैं। मैंने तुम्हें बताया भी था ना। वो कहता है वो बताना नहीं होता एक्सप्लेनेशन। वो कहती है अच्छा अच्छा, मुझे माफ कर दो। विल कहता है पर मैं शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर, आप एक बैड पर्सन नहीं हो। दूसरा आदमी कहता है तो मतलब तुमने ऑर्डर ज्वाइन करने के लिए झूठ बोला था, मैं बहुत दुखी हूँ। और वो रेड स्टोन उस पानी में फेंक देता है। विल सोच रहा होता है आखिर इसने पानी में फेंका क्यों, और हम देखते हैं अचानक से पानी के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं और खास करके उसमें से निकलता है एक हाइड्रा जिसके 8-8 सर होते हैं। वो चिल्ला पड़ता आदमी मैग्निफिसेंट, हमारे ऑर्डर में भी बहुत कम लोग हैं जो मॉन्स्टर को ऐसे बरसेकर मोड में ला सकते हैं, और एक हाइड्रा आया है जो काफी शक्तिशाली है। वाओ, वेरोनिका गिरने लगती है, 1 2 3 8 सर हैं इसके। विल कहता है आधो से मैं निपटता हूँ, आधो को आप देखिए। वेरोनिका सीधा जंप करती है, बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वो अपनी मैजिक स्वॉर्ड गर्ल रश के साथ उन 8 सरों को एक साथ अलग कर देती है। विल ये देख के बहुत कि एज एक्सपेक्टेड प्रोफेसर वाह। पर हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर है वो बिना सर के भी वेरोनिका पे अटैक कर रहा है। विल ये देख के हैरान था कि ऐसी तगड़ी रीजनरेशन एबिलिटी, और वो भी ऐसी कि उसका सर कट गया फिर भी वो रीजनरेट हो रहा है, ये तो हीलिंग मैजिक भी नहीं कर सकता, कुछ तो गड़बड़ है इस चीज में। वो मॉन्स्टर इस बार जब रीजनरेट करता है तो विल पे अटैक करता है डायरेक्ट। विल उसे डॉज करता है और अपने डैगर से उस पे हमला करता है। वो देखता है उसकी बॉडी सॉफ्ट है, उसके दिमाग में कुछ आता है, और फिर वो उस ड्रैगन को कस के पकड़ लेता है। और वो वेरोनिका हमला करने वाली होती है, वो कहता है वेट प्रोफेसर वेरोनिका मुझे कुछ टेस्ट करना है। वेरोनिका कहती है ठीक है पर ज़्यादा ओवरडू मत करना। वो कहता है बिल्कुल जरा सा, और फिर वो अपनी फिजिकल एनहेंसमेंट का लिमिटर रिलीज करता है और वो पूरी ताकत से उसको खींचता है। हम देखते हैं एक ऑक्टोपस जैसा क्रीचर बाहर निकलता है। वेरोनिका कहती है अच्छा तो इसीलिए इसके सर काटने के बावजूद भी ये जिंदा था, क्योंकि ये तो इसकी लाते थी, सर था ही नहीं। वो होता है ऑक्ट्रैगो, एक अलग नया क्रीचर। वो जो आदमी खड़ा होता है वो कहता है अच्छा तो तुमने हाइड्रा की ट्रू फॉर्म जान ही ली, ये बिल्कुल वंडरफुल नहीं है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जाता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्बैटेबिलिटी बिल्कुल प्रेफर नहीं करती, और इसी वजह से मेरे को तुम्हें इस रास्ते से हटाना पड़ेगा। वेरोनिका कहती है मेरे होते हुए तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकते। विल कहता है प्रोफेसर वेरोनिका आप इस ऑक्ट्राइड से लड़ो और मैं इसको निपटाता हूँ। वेरोनिका कहती है मैं अपने स्टूडेंट को ऐसे डेंजर में नहीं डाल सकती। वो कहता है आप चिंता मत करो प्रोफेसर मैं हूं ना। वो उसका हाथ पकड़ते उस पे एक फिजिकल एनहांसमेंट मैजिक यूज करता है। वो कहती है मेरे को कुछ एक ज्यादा ही एरोगेंट स्टूडेंट मिला है, अपना ध्यान रखना, ज्यादा चोटिल मत हो जाना। और ये कह के वो मॉन्स्टर की तरफ अपनी स्वॉर्ड फेस करती है।
एक तरफ वेरोनिका और मॉन्स्टर की बैटल चालू होती है और दूसरी साइड विल अपने डैगर के साथ फुल तेजी में फिजिकल एनहेंसमेंट यूज करते हुए उस आदमी की ओर दौड़ पड़ता है। वो कहता है तो अब मैं भी अपनी शक्तियां यूज करूंगा, और वो अपनी स्टाफ से विल का डैगर ब्लॉक करता है। विल सोचता है क्या इसने सच में रोक लिया इसे। वो कहता है ही तुम्हारा टैलेंट भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी काफी शानदार हो। ओ विल उस पे लगातार अटैक करने लगता है बिना कुछ रुके, और एक घाव आखिरकार उसके गाल पर लग ही जाता है। वो क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है आखिर तुमने मेरे को थोड़ी चोट पहुंचा ही दी, चलो मैं इसे खुद ही हील कर लेता हूँ। और वो हीलिंग मैजिक से अपना घाव हील करने लगता है। उसको वेरोनिका की बात याद आती है, विल को, जो उसने उसे अभी बताया था कि उसने रेड स्टोन में अपना माना एक दूसरे तरीके से वेवलेंथ से डाला था जो कि उसके अपोजिट था। इसका मतलब है कि वो भी तुम्हारी तरह हीलर है जो कि लड़ सकता है। विल कहता है तो तुम भी हीलिंग मैजिक की मदद से लड़ सकते हो, तुमने ये कहाँ से सीखा। वो कहता है ऑफ कोर्स मैंने ये खुद से तो सीखा नहीं, पर अगर तुम जानना चाहते हो कि तो तुम क्यों ना हमारा ऑर्डर ज्वाइन कर लो, हमारे वहाँ तुम्हारे जैसे टैलेंट की बहुत कमी है। विल सोचता है तो ये लोग उस रेड मून की घटना से पहले भी थे, आखिर ये लोग है कौन। विल फिर गुस्से से बोलता है इस जन्म क्या, अगर मैं वापस से रीबॉर्न भी हुआ कभी भी मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करूंगा। वो कहता है कितना अनफॉर्चुनेट है, तो मेरे को तुम्हें अपने हाथों से ही एलिमिनेट करना होगा। ये कह के वो विल पे चार्ज कर देता है। विल सोचता है फिजिकल एनहेंसमेंट जब तुम्हारे अपोजिट यूज होता है काफी खतरनाक है। ये कल्ट, ये लोग जो कि हीलिंग मैजिक, ऑफेंसिव मैजिक यूज करते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही, पर अगर मैं इसे पकड़ लूं तो शायद मैं वो ट्रेजेडी होने से रोक सकूंगा और सारी जानकारी हासिल कर सकूंगा। इसी सोच के साथ विल उस पर अटैक करता है। वो थोड़ा सा जाके पीछे गिरता है। वो सोचता है वाओ तुम्हारी ताकत काफी शानदार है, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा देर जीने नहीं दूंगा। वो अपने कल्ट का एक मैजिक यूज करता है और उसकी जो एक आर्म होती है ना बिल्कुल मोटी सी हो जाती है, मॉन्स्टर जैसी। विल ये देख के हैरान था कि यार ये तो हीलिंग मैजिक नहीं, ये तो कुछ और ही है, क्या है ये ताकत। विल उससे पूछता है तुम्हें इस तरह का मैजिक किसने सिखाया। वो कहता है ये सारी कल्ट की टीचिंग है। पहले मैं एक टुच्चू मुच्चू सा हीलर रहता था जो कि अपने सुपीरियर का आदेश सुन के सबको बचा रहा होता था। तुम भी जानते हो यहाँ पे जो भी है सब बचाने के लायक ह्यूमन बींग्स बिल्कुल भी नहीं है। फिर कल्ट ने मुझे ये ताकत दी, मुझे एक नया रास्ता दिखाया, मेरे में जागरूकता फैलाई, इसीलिए अब देखो मैं कैसे शाइन कर रहा हूँ। वो कहता है कि ये कोई हीलिंग मैजिक नहीं है, तुम बिल्कुल एक गलत कर रहे हो, तुम जानते हो इसकी वजह से कितने लोग मारे जाएंगे। वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, और विल और उसमें फिर से भिड़ंत होती है। वो विल को एक मुक्का मार के दूर फेंकता है। विल दीवार से टकरा कर नीचे गिरता है। वो बोलता है देख लिया, जस्टिस कभी भी नहीं जीतती, जो ताकतवर होता है वही जीतता है। विल अभी भी हार नहीं मानता। वो उठता है, हीलिंग मैजिक यूज करके जो उसकी हार्ट टूट गया होता है उसे वो फिर से हील कर देता है। उसकी रीजनरेशन एबिलिटी देख के एक बार को तो वो भी हैरान था कि आखिर इसके पास इतनी ज्यादा हीलिंग मैजिक पावर आ कहाँ से रही है। विल बोलता है कि मैं तुमको ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। मैं वो प्रोफेसर वेरोनिका की डेथ, वो जो इतने सारे लोग मारे गए थे, दोनों फिर आपस में टकराते हैं। वो अपने मॉन्स्टर हाथ के साथ और विल अपने फिजिकल एनहेंसमेंट हीलिंग मैजिक के साथ एक दूसरे को वो मुक्के मारते हैं। दोनों का घूसा टकराता है, पर इस बार विल की विल पावर कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग होती है। वो एक पीछे ले जाता है अपना हाथ और एक और जोरदार मुक्का मारता है उसके जबड़े पे, उसका जबड़ा ही टूट जाता है और वो उछल के दूर जाके ऊपर दीवार से टकरा के नीचे गिरता है। विल सोचता है चलो इसको तो निपटा दिया, देखते हैं प्रोफेसर वेरोनिका की साइड क्या चल रहा है। और वहां हम देखते हैं वेरोनिका उस ऑक्ट्रॉइड से लड़ रही होती है, और वो भी अपनी स्वॉर्ड में फुल अपनी मैजिक पावर डालती है और उस लैश के साथ वो उस ऑक्टोपस के
4-5 टुकड़े करके उसको निपटा डालती है। वेरोनिका कहती है उसकी रीजनरेटिव एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। विल सोचता है मतलब ये ऑक्ट्रॉइड जो भी था ये ज़्यादा पावरफुल था उससे। फिर वो दोनों आते हैं उस बंदे के पास और बिल्कुल उसको क्रीपी निगाहों से देखते हैं कि अब तुम्हें मेरे सवालों का कुछ जवाब देना है। विल उसका एक कंधा पकड़ता है और उसे दीवार में दे के मारता है और डैगर उसके गले में लगाते हुए बोलता है तो चलो अब बताओ ये कल्ट आखिर है क्या और इसका मकसद क्या है। वो बोलता है वो कुछ भी हो मैं कल्ट का बिलीवर हूँ, इन्फॉर्मेशन ऐसे लीक नहीं करूँगा। और वो विल का डैगर पकड़ता है और सीधा अपने गले पे दे मारता है। वो मरते मरते सोचता है कुछ भी हो मैं कल्ट के सीक्रेट्स जाने नहीं दूंगा, यही है एक परफेक्ट बिलीवर। अब मेरी आत्मा को लॉर्ड अपने पास ले लेंगे। वो ये सोच ही रहा होता है कि अगले पल वो देखता है उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं। वो देखता है उसके गले में जो वुंड्स के निशान थे वो चले गए। वो सोचता है मैंने डेफिनेटली अपने थ्रोट पे चाकू मारा था, वो पेन भी था, वो खून भी आया था, क्या हुआ। विल कहता है क्यों सरप्राइज हो कि तुमने खुद को मारा था और तुम अभी भी जिंदा कैसे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें हील कर दिया। वो चिल्लाता है ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैं मर गया था बिल्कुल, मेरे को याद है। वो कहता है ऑलमोस्ट, पर इंस्टेंट डेथ नहीं थी इसलिए मैं इसे हील कर सकता हूँ। वो कहता है ये तो नॉर्मल नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है। वो कहता है मैं फ्यूचर का सबसे बेस्ट हीलर हूँ, याद रखो। तो अब तुम समझ ही गए होगे मैं तुम्हें कितना भी पेलूं मैं तुम्हें वापस रिपेयर कर सकता हूँ। ये सुन के उसकी फट जाती है। वो सोचता है ऐसे तो मेरे को सारे सीक्रेट्स बताने पड़ेंगे कर्स के नहीं। और फिर हम अचानक से देखते हैं एक कर्स एक्टिवेट होता है, उसका पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, उससे थूक पसीने निकलने लगते हैं और अचानक से उसकी बॉडी से पुश धुआं निकलने लगता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। विल उसको चेक करता है, उसको हील करने की कोशिश करता है, पर वो एक इंस्टेंट डेथ थी तो वो भी कुछ नहीं कर पाया। विल सोचता है आखिर इसके पीछे आखिर है कौन। वेरोनिका उससे पहले पूछती है विल तुम ठीक हो ना। वो कहता है मैं तो ठीक हूँ, पर ये इसका क्या हुआ, ये तो बिल्कुल ही मर गया, ज़ॉम्बी जैसी बॉडी बन गई है इसकी, और हम इससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे, ये मेरी गलती है प्रोफेसर वेरोनिका। वो कहती है जब तक मेरे सारे स्टूडेंट सेफ हैं इसकी कोई टेंशन मत लो, चलो अब वापस एकेडमी चलते हैं। जाते जाते वो कहता है कि रेड स्टोन तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया और अब हम उसके बारे में कुछ जान भी नहीं पाए। वेरोनिका कहती है अब हमारी नज़रों में वो कल्ट भी आ गई है, एक स्टोन जो कि मॉन्स्टर्स को बरसेकर मोड में ले आता है, वो भी ये खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वरना अभी तक तो हम अंधेरे में जी रहे थे कि सब कुछ सेफ है, पर अब हम कॉशियस हो सकते हैं। विल कहता है आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और वो सोचता है मेरे पास्ट के कंपैरिजन में मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस तो करी ही है। वो वेरोनिका से पूछता है कि सेंसे आपको ये स्टिल माना यूज करने का आइडिया कैसे आया। वो कहती है मैं मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मेरा इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता था हीलिंग मेजेस और ऑफेंसिव मेज दोनों से, शायद इसलिए। वो सोचता है ऐसे तो रिसर्च बिल्कुल एडवांस लेवल पे पहुंच जाती है। फिर वेरोनिका का ध्यान उस ब्रेड पे जाता है। वो कहती है अब इन बातों को छोड़ो, चलो ब्रेड खाते हैं, हनी ब्रेड। वो कहता है बिल्कुल सेंस है, आपकी बात कोई टाल भी सकता है क्या। वो दोनों बिल्कुल स्वाद लेके ब्रेड चाट रहे होते हैं, मतलब खा रहे होते हैं यार। और फिर विल जब एकेडमी में पहुंचता है उसे अच्छी खासी स्कोल्डिंग मिलती है कि तुम बिना बताए कैसे गए। अगली सीन में हम देखते हैं कि एक ह्यूमन जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे और एक क्रीपी सा स्नेक। वो कहती है वो हार्ड वर्किंग मारा गया, काफी अफसोस की बात है, पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ऐसे ही कुछ दिनों का समय बीत जाता है और हम देखते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रोफेसर वेरोनिका और विल स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं। वेरोनिका उस पर अटैक कर रही है और विल सारे अटैक ब्लॉक करने की ट्राई कर रहा है। विल पूछता है क्या आपको उस ऑर्डर के बारे में कुछ पता चला क्या। वो कहती है एक ग्रुप जो खुद को ऑर्डर बुलाता है उन्होंने ऐसा कुछ बड़ा नहीं करा जिससे वो नोटिस हो सके, तो इन्फॉर्मेशन ढूंढना काफी मुश्किल हो रहा है।
वो कहता है काश मैं भी बाहर जाके आपकी मदद कर सकता। वो कहती है स्टूडेंट का मेन काम होता है पढ़ाई करना, तो अभी अपनी स्टडी पे ध्यान दो। वो कहता है पर मैं ऐसे ही बैठ के इंतज़ार नहीं कर सकता, तो मैंने एक बढ़िया आइडिया सोचा है। मैंने सोचा है कि मैं मिस्टर शेड्रल के पास जाऊँगा जो कि मॉन्स्टर एक्सपर्ट हैं और उस पे काफ़ी रिसर्च करते हैं। इससे मेरे को कैंपस के बाहर जाने का एक बढ़िया रास्ता मिल जाएगा। वो कहती है उसके लिए तुम्हें बढ़िया एक्सीलेंट ग्रेड चाहिए अगर तुम आउट ऑफ कैंपस के लिए प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहती हो। क्या तुम क्वालिफाइड हो? वो कहता है इसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, इस बार की थ्योरी में मैं फर्स्ट आया हूँ। वो कहती है बढ़िया, ऐसे एक्सीलेंट स्टूडेंट तुम मेरे को प्राउड फील करा रहे हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विल किसी तरह मिस्टर शेडल से मिलने के लिए मीटिंग अरेंज कर लेता है और वो सोचता है आज काफ़ी बढ़िया दिन है। ऑफ कैंपस स्टडी प्रोग्राम उनको एकेडमी के बाहर जाके एक्सपर्ट से सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। शेजवान एकेडमी में ऑफेंसिव में जो फ्रंट लाइंस पे है उनसे सीखने के लिए ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। विल वो पहाड़ चढ़ रहा था कि अचानक से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे। विल की एक बार को तो फट गई थी। पहले तो वो डॉज करने की ट्राई करता है और कुछ पत्थर डॉज कर भी लेता है, पर एक पत्थर उसके सर पे गिरने ही वाला होता है कि वो अपने फिजिकल एनहांसमेंट मैजिक से एक मुक्का मार के वो पत्थर तोड़ देता है और अचानक से उसकी तरफ एक तीर उड़ता हुआ आता है जिसको वो अपने हाथों से पकड़ लेता है। फिर 2 लोग उसके सामने आते हैं। वो कहते हैं सॉरी सॉरी, हमें लगा कोई मॉन्स्टर है इस वजह से ट्रैप एक्टिवेट हो गया। विल कहता है ध्यान रखो, अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ वरना मैं तुम्हें सबक सिखाता। वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे। और विल जैसे ही थोड़ा सा आगे चलने को होता है वो दोनों अपनी तलवार निकाल के रेडी होते हैं विल की पीठ पीछे वार करने के लिए। विल आसानी से उनकी चाल समझ जाता है और डॉज कर लेता है और बिना किसी एक भी पसीने की बूंद टपकाए ना दोनों को ही वो एक लात मार के नीचे लपेट देता है। विल्स बोलता है मैंने तुम दोनों को चांस दिया था सुधरने का, और वैसे भी एक मैं नए स्पेल पे काम कर रहा हूँ, देखता हूँ आखिर वो कितना असरदार है। वो एक उस लौंडे को पकड़ता है, उसका गुद्दी पकड़ता है सर माथा और अपना ब्रेन वॉशिंग मैजिक उस पे यूज करता है। दूसरे की फटगी होती है कि हमें छोड़ दो प्लीज, पर विल उसको भी नहीं छोड़ता, उसको पकड़ लेता है। और हम देखते हैं उनके बैग में एक क्रीचर है जो विल को घूर रहा था।